डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग आवर प्लेटफॉर्म। डॉक्टर साहब, पहले मैं आपका परिचय करा दूं। आप डॉक्टर शंकर सिंह हैं। आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं मथुरा वेटनरी कॉलेज में। और सर, अगेन वन थैंक थैंक यू सो मच। थैंक यू विनीत जी, आपको मुझे बुलाने के लिए। और मुझे लगता है कि आपके प्लेटफॉर्म से हम लोग काफ़ी लोगों को मदद कर पा रहे हैं। तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम लोग आपके थ्रू पेट पेरेंट्स और वेट्स को भी अवेयर करा रहे हैं जो जो भी कमियां हैं। और आज का जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे हमेशा हमारा लेना देना रहा है, पेट पेरेंट्स को भी लेना देना रहा है और वेट्स को भी लेना देना रहा है। तो आज जो जी आपने सिलेक्ट किया है टॉपिक, वो ज़रूर सारे पेट पेरेंट्स को और वेट्स को मददगार साबित होगा। जी विनीत जी। जी। डॉक्टर साहब, हम लोग रेबीज पे बात करेंगे आज। और रेबीज पे बात करेंगे डॉक्टर साहब, तो उसको हम इन टोटलिटी रेबीज वायरस के बारे में और उसका क्या इम्पैक्ट है, क्या अगर कोई इन्फेक्ट हो जाता है तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि डॉक्टर साहब, तमाम जो बीमारियां हैं, जो वायरसेस हैं, जो वायरस या बैक्टीरिया से रिलेटेड जो बीमारियां हैं, उसके बारे में काफी जानकारी है, बट रेबीज को लेके गलतफहमियां बहुत ज्यादा है। और चाहे पेट पेरेंट्स हों, चाहे आप हमें पहले हम बात कर रहे थे वेट्स के को ले उनके पास भी काफी जानकारी नहीं है बहुत सी चीजों को लेके। तो डॉक्टर साहब, इस बारे में हम बात करेंगे। और सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा डॉक्टर साहब कि जरा आप हमें समझाएं रेबीज वायरस के बारे में, और ये वायरस कितना डेडली है। जी विनीत जी, जैसा आपने कहा, वेट्स में जानकारी है मैं कहूँगा, लेकिन मिसकंसेप्शन बहुत सारे हैं। तो जी उसको आज हम लोग क्लियर करना चाहेंगे। और ये जो रेबीज बीमारी है, जिसे हम लोग पागलपंती की बीमारी कहते हैं, आम भाषा में अगर कहें, पागल कुत्ते के काटने से जो बीमारी होती है ये कहें। इसका अगर हम विश्व परिवेश में हम इसे देखें कि क्या स्टेटस है, तो WHO के गाइडलाइन के अनुसार से हर साल कम से कम 55,000 से लेकर के 1 लाख लोगों की मौत सिर्फ रेबीज से होती है। जी और जी इसके साथ साथ 1 मिलियन से ज्यादा लोग हर साल पोस्ट बाइट एक्सपोजर में आते हैं। अगर इस डाटा को आपको सिंपली मैं बताना चाहूँ, तो अगर 55,000 से 1 लाख लोग हर साल मरते हैं रेबीज बीमारी से, अगर आप 1 साल के मिनट में कन्वर्ट कर दीजिए तो 5,25,600 मिनट होते हैं। अर्थात प्रति 10 मिनट में एक आदमी रेबीज से विश्व में मरता है। तो जी इस तरह का ये भयावह समस्या है। और इसका ये लाइलाज है, मतलब कि इसका लगभग इलाज नामुमकिन सा है, एक आध केस को छोड़ दीजिए। तो आज तक कोई भी इस बीमारी से रेयरली लोग बचे हैं। तो जी ये बीमारी जो है बहुत ही खतरनाक है, इसके बारे में जानना हमें अति आवश्यक है। कैसे होता है, क्या होता है, और हमको इसके लिए अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम पेट ऑनर हैं या जानवरों के इंटरेक्शन में रहते हैं, चाहे वो वाइल्ड हो या कोई भी जानवर हो। जी मैं इस वायरस की जो एबिलिटी है, ये वायरस जो है पूरे वार्म ब्लडेड एनिमल को इन्फेक्ट करता है। इसकी इतनी एबिलिटी है कि हर वार्म ब्लडेड एनिमल को एक आध अपवाद छोड़ करके ये इन्फेक्ट कर सकता है। तो ये बीमारी बहुत ही खतरनाक है, इसके बारे में जानना और इससे क्या बचाव है, ये पेट पेरेंट्स को जानना बहुत आवश्यक है। जी विनीत जी। जी। डॉक्टर साहब, जैसा आपने कहा कि काफी डेडली डिजीज है, और आपने एक डेटा दिया जिसमें आपने कहा कि हर 10 मिनट पे एक आदमी पूरी दुनिया में सिर्फ रेबीज के इन्फेक्शन से मरता है। और ये बहुत भयावह नंबर है। अगर आप सोचिए, हमारे बात करते वक्त अगर हम 1 घंटे बात कर रहे हैं, तो उस 1 घंटे में 6 लोगों की मौत सिर्फ रेबीज से हो जाएगी, जब हम रेबीज पे बात कर रहे होंगे। डॉक्टर साहब, क्या कभी कोई भी नहीं बचा है? जी अब तक का जो रिपोर्ट है, 1970 से लेकर आज तक सिर्फ 5 लोगों में रेबीज इंसेफ्लाइटिस होने के बाद भी बचने का रिपोर्ट है कि 5 लोग ऐसे हैं। लेकिन वो भी वो बचे हैं जिनको पोस्ट एक्सपोजर वैक्सीनेशन हुआ था। सिर्फ और सिर्फ एक लड़की है जिसका इलाज हुआ है, और उस लड़की का भी इलाज, 17 साल की लड़की थी, और उसको इलाज करने के लिए डॉक्टर्स ने पहले उसे कोमा में ले गए और कोमा में रखा। कोमा में रखने के बाद फिर एंटीवायरल और तमाम तरह की दवाएं दी, और 76 डेज के बाद उसे डिस्चार्ज किया। और 5 महीने के बाद वो बोलने लायक हुई थी।
उसके साथ ही साथ एंटीवायरल ड्रग्स के इतने ज़्यादा उसको कॉम्प्लिकेशन थे, मतलब कि एक ही बची है आज तक के रिपोर्ट में जो इलाज से बची है, लेकिन उसमें भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ी थी डॉक्टर्स को, और उस स्टेज में ले जा कर के किसी को बचा पाना हर किसी के लिए अफोर्डेबल नहीं है। तो पूरे विश्व में सिर्फ एक लड़की का इलाज हुआ है रिपोर्ट्स के अनुसार, और 5 लोग अब तक रेबीज इंसेफेलाइटिस से बचे हैं। तो ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है, अगर आपको हो जाता है तो लगभग मरना तय है। जी, जी डॉक्टर साहब, ये अगर इसको थोड़ा हम समझें डॉक्टर साहब, इस बीमारी को, तो सबसे ज़्यादा इसमें अगर कोई एनिमल है जिसको लेके काफ़ी दिमाग में आता है, रेबीज़ को लेके जो पहला पिक्चर दिमाग में आता है वो डॉग को आता है लेके डॉक्टर। बट हम बात को इससे आगे भी बढ़ाएँगे, डॉग से आगे भी बात को ले जाएँगे, आपसे पूछेंगे पूरे इसके पूरे सिस्टम के बारे में कि और कौन-कौन से एनिमल्स इन्फेक्टेड होते हैं वगैरह-वगैरह। बट डॉक्टर साहब सबसे पहले समझिए, क्या जो बाइट होती है, डॉग की बाइट होती है, जो एनिमल बाइट होती है, क्या जब कोई एनिमल काट लेता है किसी को तो क्या उसे रेबीज हो जाता है सामने वाले को? जी, आपका सवाल बहुत ही सटीक है। बहुत बड़ा एक कन्फ्यूजन है लोगों में कि एनिमल के काटने से बीमारी होती है। मैं ये आज मिसकंसेप्शन दूर करने के लिए आपके प्लेटफॉर्म पे आया हूं कि काटना बीमारी का वेक्टर नहीं है। लोगों में आधे अधूरे ज्ञान जाते हैं। इन्फेक्टेड एनिमल के इन्फेक्टेड सलाइवा के वुंड में कंटामिनेशन से बीमारी होती है। यानी कि दो चीजें बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। एक तो जानवर जो है वो रेबीज वायरस से इन्फेक्टेड होना चाहिए। दूसरा, उसके सलाइवा में सफिशिएंट अमाउंट में वायरस होना चाहिए। उसके बाद जो बाइट है वो वुंड क्रिएट करता है, ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ स्किन करता है। तो जब ब्रेकेज होता है तो वहां पे इनोकुलेशन होता है वायरस का। तो ये जो मिसकंसेप्शन चलता है कि एनिमल ने काट लिया तो काटने से बीमारी होगी, काटने से कभी भी बीमारी नहीं होगी जब तक कि वो एनिमल इन्फेक्टेड नहीं होगा और उसके सलाइवा में वायरस नहीं होगा। तो ये जो मिसकंसेप्शन है कि जो भी एनिमल काट लेगा उससे आपको बीमार हो जाना है, तो मैं एक सीधे शब्दों में अगर पेट पेरेंट्स को बताऊं तो मैं कहना चाहूंगा कि पागल कुत्ते के काटने से या पागल जानवर के काटने से ये बीमारी आपको हो सकती है अगर उसके सलाइवा में वायरस है तो। जी विनीत जी। जी, तो डॉक्टर साहब आप जो सजेस्ट कर रहे हैं उससे एक सवाल आता है दिमाग में कि क्या ये इसकी पॉसिबिलिटी है कि कोई एनिमल है वो रैबिड है और उसके वो ऑलरेडी इन्फेक्टेड है बट उसको सिम्टम्स नहीं दिख रहे हैं, वो काट लेता है, तो क्या उसके सलाइवा में भी पॉसिबिलिटी है कि उसके सलाइवा में रेबीज का वायरस ना हो? इसकी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या? जी विनीत जी, बिल्कुल सही आपने पूछा है। एक तो मैं बता दूं, दो चीजें हैं। एक तो सिम्टम उसमें दिख रहे हैं, जी, दूसरा उसमें सिम्टम नहीं दिख रहे हैं। तो उसके सलाइवा में वायरस रहेगा कि नहीं। तो मैं जी, आपको बता दूं कि ये जो डॉग्स हैं खास करके, या कोई भी जो भी इन्फेक्टेड होता है, तो इनके सलाइवा में वायरस क्लिनिकल सिम्टम आने के पहले कुछ दिन पहले भी आ जाता है। 2 से 5 दिन पहले इनके सलाइवा में क्लिनिकल सिम्टम जो लक्षण आते हैं, बीमारी के लक्षण आते हैं, उससे पहले सलाइवा में हो सकता है। यानी कि आपका डॉग जो है वो नॉर्मल था, उसने आपको बाइट काटा किया, तो उसके 5 दिन बाद उसको लक्षण अगर आए तो उसने हो सकता है कि आपको इनोकुलेट कर दिया हो वायरस से। तो ये एक मिसकंसेप्शन है कि जिस दिन काटा था उस दिन मेरा डॉग एकदम नॉर्मल था, उसको कोई समस्या नहीं थी, लेकिन 5 दिन 10 दिन के बाद से वो बीमार पड़ जाता है। लेकिन 5 से 7 10 दिन के अंदर उसमें सिम्टम आते ही आते हैं। जब एक बार वो इन्फेक्टेड हो जाएगा, जब सलाइवा में वायरस आने लग जाएगा, तो उसके 5 दिन के अंदर या 10 दिन के अंदर क्लिनिकल लक्षण आते ही आते हैं। तो अगर आपको लगता है कि किसी डॉग ने काटा है, इसलिए हम लोग एक नॉर्मल प्रोटोकॉल है कि आपको अगर किसी डॉग ने काट लिया है तो 10 दिन तक उसे ऑब्जर्वेशन में रखना है। 10 दिन रखने के पीछे कारण यही है, आप 10 दिन तक ऑब्जर्व करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि 5 दिन पहले वो नॉर्मल था, लेकिन 5 दिन के बाद उसमें लक्षण आने लगे, तो आप अपने आप को प्रिकॉशनरी मेजर ले पाएंगे। तो अगर कोई डॉग बाइट होता है तो हम लोग उसको रिकमेंड करते हैं कि 10 दिन के अंदर ऑब्जर्वेशन में रखिए।
अगर डॉग बाइट आप ऑब्जर्व उसे नहीं कर सकते हैं तो हम लोग स्ट्रिक्टली और स्ट्रांगली रिकमेंड करते हैं कि आप पोस्ट एक्सपोजर वैक्सीनेशन और बाकी जो प्रोटोकॉल्स हैं उसको फॉलो करना अति आवश्यक है, क्योंकि ये डेडली, अभी मैंने बताया कि एक ही लड़की बची है आज तक, तो जी जान है तो जहान है, कहते हैं ना। तो जान जी को तो बचाना ही है। अगर जान इतना प्रीसियस है, दोबारा मिलना नहीं है, तो आपको प्रिकॉशनरी मेजर लेना पड़ेगा। लेकिन जैसे जो वैक्सीनेटेड डॉग हैं जो आपके घर में ही रह रहे हैं, वो उनको कभी किसी डॉग के साथ कंटामिनेशन नहीं हुआ है, फाइट नहीं हुई है, तो ऐसे में आप उनको 10 दिन तक ऑब्जर्वेशन में रख सकते हैं, और उनमें अगर कोई लक्षण 10 दिन तक नहीं आते हैं तो आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जी विनीत जी। जी डॉक्टर साहब, एक और सिचुएशन है जो मैं आपसे पूछूंगा। जैसे मान लीजिए हमने एक फोटो डाली हुई जिसमें वो पंक्चर हो रखा है उसके पैर में और डॉग ने काटा हुआ है, लेकिन क्या घरों में खेलते कूदते भी कई बार डॉग जो है वो बाइट कर लेते हैं। तो आपने बहुत क्लियरली कहा कि उस केस में अगर वो उसके अंदर वायरस नहीं है, तो इन्फेक्टेड नहीं है, अगर वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे, अगर उसको वैक्सीनेशन हो रखा है। लेकिन डॉक्टर साहब मान लेते हैं कि कोई रैबिड एनिमल है जिसको इन्फेक्शन है, अगर वो भी किसी दूसरे तरीके से काटता है, तो क्या उसके हर वुंड से रेबीज हमारे अंदर पहुंच जाता है, वायरस हमारे अंदर पहुंच जाता है? जी, ये वाला सवाल भी बड़ा वैलिड है। देखिए, कई तरीके हैं। जब तक सलाइवा से वुंड का कंटामिनेशन नहीं होगा तब तक वो रेबीज आपको इन्फेक्शन गेन नहीं होना है। होता क्या है कि अगर ज़्यादातर हम लोग कपड़े पहने रहते हैं, तो जब बाइट करता है तो उसके जो टीथ हैं वो वाइप हो जाते हैं आपके क्लोथ से, या जब एनिमल को भी बाइट करता है तो उसके कोट हैं उससे वो वाइप हो जाता है। और सलाइवा जो है, वुंड वुंड तो बनता है, लेकिन सलाइवा उसका जो इन्फेक्टेड वायरस है वो कपड़े से वाइप्ड हो जाता है, और वुंड में कंटामिनेशन उसका नहीं होता है। तो अगर ऐसा सिचुएशन है कि आपने जीन्स पैंट पर, जैसे यहाँ पे आप दिखा रहे हैं, उस पे उसने बाइट किया है, तो एक पॉसिबिलिटी है कि आपको रेबीज नहीं होगा। दूसरा एक प्रोटोकॉल है। ये जो वायरस है, अगर एनिमल इन्फेक्टेड भी रहेगा तो उसके सलाइवा में कंटिन्यूअस नहीं रहता है। ये जो वायरस है इंटरमिटेंट रहता है। एक शब्द मैं बड़ा क्लियर करना चाहूंगा कि वेट्स में भी बड़ा कंफ्यूजिंग वर्ड है, उनको ये समझ में आता है कि हमेशा नहीं रहता है। तो इससे मैसेज जाता है कि कुछ डॉग में रहता है, कुछ डॉग में सलाइवा में नहीं रहता। ऐसा नहीं है। जो भी रैबिड होगा उसके सलाइवा में वायरस आएगा, लेकिन इंटरमिटेंट आएगा। यानी कि मेरे कहने का मतलब यह है कि 10 बजे किसी गाय को उसने काट लिया या किसी भैंस को काट लिया, 4 घंटे 8 घंटे के बाद दूसरे जानवर को काटता है, तो एक को बीमारी हो जाएगी, दूसरे को, क्योंकि जब वो काटा तब अगर उसके सलाइवा में वो वायरस प्रेजेंट नहीं था तो उस एनिमल को रैबिड होने के बाद भी इन्फेक्शन होने के चांसेस नहीं है। लेकिन हम लोग कहते हैं अगर रैबिड ने काटा है तो प्रिकॉशनरी मेजर आपको सारे लेने हैं। तो कभी कभी लोग कहते हैं कि जे उसी कुत्ते ने 5 को काटा, इसमें से 4 मर गए, एक क्यों नहीं मरा? तो एक नहीं मरने के पीछे कारण ये रहा होगा कि जब उसने काटा तब उसके सलाइवा में वो वायरस नहीं था, या किसी तरह से वो वाइप आउट हो गया, या वहां से कंटामिनेट नहीं कर पाया। ये जो वायरस है, मेनली जब कंटामिनेशन होता है, वायरस जब कंटामिनेट करता है वुंड को, तो उस समय क्या होता है कि ये पहले मसल्स में, मायोसाइट्स कहते हैं जिसे, उसमें मल्टीप्लाई करता है। और ये वायरस जो है न्यूरोट्रॉपिक है। जब जितने भी वार्म ब्लडेड एनिमल है, एक आध को छोड़ के जो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, सब में न्यूरोट्रॉपिक है। तो स्पिंडल्स जो होते हैं, जो मसल से नर्व को कनेक्ट करते हैं, उनके थ्रू, या एंड प्लेट्स होते हैं नर्व्स के, और केबल होता है नर्व का, तो एक केबल होता है जो ब्रेन तक पहुंचाता है, स्पाइनल कॉर्ड होते हुए सारे मैसेज को पहुंचाता है। तो ये नर्व में जाके कनेक्ट करता है, और फिर उस नर्व से ये ट्रांसमिट होते हुए उसके स्पाइनल कॉर्ड को जाता है, और अल्टीमेटली ब्रेन को जाता है, और वहां पे फिर लक्षण आते हैं। तो वो नर्व तक एक बार जब ये वायरस चला जाएगा तो उसके बाद आप इसको प्रोटेक्टिव मेजर्स लेके भी बचा नहीं सकते हैं। तो जब तक ये उंड में है, मसल में मल्टीप्लाई कर रहा है, तभी तक आप इसे प्रिकॉशनरी मेजर्स लेकर के बचा सकते हैं। तो इस तरह से अगर रैबिड एनिमल ने काटा है तो ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन हम लोग इसको कभी भी रिकमेंड नहीं करते हैं कि आप प्रिकॉशनरी मेजर ना लें। हो सकता है कि आपको नहीं हो, लेकिन सलाइवा में उस समय नहीं रहा होगा, लेकिन आपको प्रिकॉशनरी मेजर लेना ही लेना है। जी विनीत जी। डॉक्टर साहब,
ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई आपने कि इसकी भी पॉसिबिलिटी है कि उस वो रैबिड है, वो इन्फेक्टेड है, बट उसके सलाइवा में उस वक्त जो है वायरस जो है उपलब्ध मतलब नहीं है वहां पे, इसलिए वो बच सकता है पेशेंट। डॉक्टर साहब, अगला सवाल जो मेरे दिमाग में आता है वो ये है कि क्या सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है रेबीज होने की, जब कोई डॉग बाइट करता है या कोई एनिमल बाइट करता है, या कोई दूसरी भी पॉसिबिलिटी है जिसकी वजह से रेबीज जो है आगे बढ़ता है, दूसरे लोगों को इन्फेक्ट करता है? जी विनीत जी, जैसे अगर मैं डॉग की ही बात करूं, अभी हम लोग डॉग पे हैं, बाकी तमाम तरह के हैं, तो डॉग में एक मैंने कहा कि ओपन वुंड अगर है तो सलाइवा में अगर उसके वायरस है वो कंटामिनेट करता है। जैसे जो पेट लवर्स होते हैं वो स्ट्रीट डॉग के साथ भी खेलते हैं, मैंने देखा है, इसको महसूस भी किया है, और वो उनको लिक करता है। कभी कभी क्या होता है, आपके चेहरे पे पिंपल्स होते हैं या स्किन में ब्रेकेज होता है, उस समय वो अगर आपको लिक कर रहा है, जैसे मैंने बताया कि 5 दिन पहले भी सलाइवा में आ सकता है, और उस समय उसको लक्षण नहीं दिख रहा था, तो आप जब आप उसको कांटेक्ट में आएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि उसका बिहेवियर एबनॉर्मल नहीं है, तो वो आपको लिक करेगा, आपको प्यार करेगा, आपको टच करेगा। तो अगर आपका वुंड कहीं भी है या पिंपल्स भी हैं तो वहां से कंटामिनेट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो वो एक तरीका डॉग के थ्रू हो सकता है। दूसरा, अगर हम लोग बात करें तो एक वार्म ब्लडेड एनिमल की मैं बात कर रहा था कि लगभग सारे वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं और सब में ये न्यूरोट्रॉपिक होता है, लेकिन एक वार्म ब्लडेड एनिमल ऐसा है जिसने जिसको मैं चलता फिरता वायरस का लैब कहता हूँ, वो है चमगादड़। ये वायरस के लैब हैं, इन्होंने इनमें सारी चीज़ें हर चीज तरह से अलग हैं, इन्होंने इनका एडेप्टेशन ही अलग होता है। तो अगर वायरस की बात करें तो ये चमगादड़ एक ऐसे जानवर हैं जिनमें इनके ब्रेन में मल्टीप्लाई न करते हुए इनके एडिपोज टिश्यू फैट टिश्यू में मल्टीप्लाई करता है। बाकी जितने भी एनिमल हैं सबके नर्वस सिस्टम में, नर्वस टिश्यू में मल्टीप्लाई करता है। और ये जो चमगादड़ हैं ये अपने एक्सक्रीटा में, एक तो 3 तरह के चमगादड़ अगर आप बात करें तो 3 तरह के होते हैं। एक तो इंसेक्टिवोरस है, दूसरा फ्रूगीवोरस है, तीसरा जो वम्पायर बैट्स हैं जिनकी बात करते हैं, जो खून चूसते हैं जानवरों को, वो सबसे ज़्यादा इन्फेक्ट करते हैं रेबीज के लिए। इनमें लक्षण नहीं आता है, रेबीज इनको नहीं होता है, फिर भी ये दूसरे को रेबीज करा सकते हैं। लेकिन बाकी कोई ऐसा जानवर नहीं है इस धरती पे इनको छोड़ करके जिसमें रेबीज हो नहीं और वो रेबीज दूसरे को काट करके करा सके। तो वंपायर बैट खून चूसते हैं जानवरों पे, खासकर कैटल में ये अटैक करते हैं और ह्यूज मोर्टालिटी होती है, आउटब्रेक होता है। लेकिन जो इंसेक्टिवोरस और फ्रूगीवोरस हैं इनमें भी ये वायरस रहता है। अब ये तो आपको काटेंगे नहीं, तो समस्या तब आती है, हम लोग को अवेयरनेस नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, कभी पिकनिक मनाने गए या किसी केव में गए, वहां पे हजारों की लाखों की तादाद में ये केव में रहते हैं, और या कोई हेरिटेज है जो पुरानी खंडहर है उसमें आप जाते हैं, वहां पे तमाम चमगादड़ रहते हैं। तो इनके एक्सक्रीटा में जो ये एक्सक्रीट करते हैं उसके साथ साथ इनके जो सांसें हैं एक्सहेलेशन में, उससे भी वायरस एरोसोल में रहता है। और वो केव जो ज़्यादातर होते हैं वो वेंटिलेशन वहाँ नहीं होता है। तो अगर ऐसे जगह पे जहाँ पे वेंटिलेशन नहीं है और चमगादड़ों की तादाद ज़्यादा है, वहाँ अगर आप जाएंगे तो एरोसोल से ट्रांसमिशन हो सकता है, आपकी आंखों की म्यूकस मेम्ब्रेन से वायरस आप में जा सकता है। तो मैं कहूँगा खास करके पेट ऑनर्स को कि अगर आप ऐसी जगहों पे जाते हैं जहाँ पे केव्स हैं, आपको बिना प्रोटेक्टिव मेजर्स के नहीं जाना चाहिए। केव्स, चमगादड़ के पास तो जाना ही नहीं है, क्योंकि मैं इनको कह रहा था ना कि ये वायरस के लैब हैं, इनके पास तमाम तरह के वायरस होते हैं, तो इनसे जितना दूरी बनाए रखें उतना अच्छा है, इनके पास जाने की जरूरत नहीं है। अगर कहीं गलती से आप पहुंच गए हैं तो इमीडिएटली वहां से आप इवेक्यूएट करने चाहिए, वहां से दूर चले जाना चाहिए। तो ये इनका जो एक्सक्रीटा है या सिक्रीशन है वो एरोसोल के माध्यम से आपकी आंखों के इस तरह या आपके म्यूकस मेम्ब्रेन से वायरस आप में जा सकता है और बिना काटे भी आपको इन्फेक्शन हो सकता है। तो यहाँ पे बाइट की भी जरूरत नहीं पड़ती है। इसी तरह से जो वेट्स हैं जो लैब में काम करते हैं वो प्रोटेक्टिव मेजर्स लेते हैं, उनको पता है कि वहाँ पे जब हम ब्रेन को हैंडल कर रहे होते हैं किसी इन्फेक्टेड वायरस का, ऐसे जो मरा हुआ जानवर है उसके ब्रेन को जब हम प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं डायग्नोसिस के लिए, उस समय भी एरोसोल से ट्रांसमिशन होता है आंखों के थ्रू। तो
स्पेशल गोगल्स पहनने के लिए रिकमेंड किया जाता है, मास्क पहनने के लिए रिकमेंड किया जाता है। तो जरूरी नहीं है कि बाइट होगा तभी आपको वायरस होगा। ये वायरस आपको आंखों से भी, म्यूकस मेम्ब्रेन के कांटेक्ट से भी, एरोसोल से भी ट्रांसमिट हो सकता है। जी विनीत जी। जी डॉक्टर साहब जैसे आपने कहा कि बैट का आपने बड़ा एक इंटरेस्टिंग टर्म आपने यूज किया, चलता फिरता लैब कहा आपने, और इस बारे में बैट्स को लेके हम आपसे कहेंगे कि एक लाइन अगर आप थोड़ा सा समझाएं इस बारे में कि जैसे आपने टर्म यूज किया, बीच में एक सेंटेंस यूज किया, आपने कहा कि उनको कुछ नहीं होता है। ये क्या सेटिंग है डॉक्टर साहब, जो जो चमगादड़ है ये लैब बने फिर रहे हैं और सारे वायरस उनके साथ रहते हैं, उन्हें कुछ नहीं होता है, बाकी जो दूसरे एनिमल्स हैं या दूसरे जो हम ह्यूमंस हैं, हम हमारी इम्यूनिटी और उनकी इम्यूनिटी में क्या फर्क है ऐसा? जी देखिए, ये चमगादड़ पहले मैमल हैं। सिंपल सा अगर आप डिफरेंस देखिए ना, तो इकलौता मैमल है जो उड़ सकता है। इसने उड़ने की कला एडप्ट कर ली। इसने अपने आप को कितना चेंज किया। मैमल उड़ते नहीं हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं, पक्षियां उड़ते हैं, बर्ड्स उड़ते हैं। तो इन्होंने अपने आप को बड़ा चेंज किया है, और इनके रहने का भी तरीका अलग है, इनके खाने का तरीका अलग है, इनकी वैरायटी इतनी ज्यादा है, इनका माइग्रेशन इतना ज्यादा है। तो ये मैमल होके भी हम लोगों से काफी अलग हैं। टेरेस्ट्रियल जो होते हैं, जो धरती पे रहते हैं, उनसे अलग हैं। तो इनके साथ वायरसों का बड़ा अच्छा रिश्ता कर लीजिए आप। तमाम तरह के वायरसों से इनसे इनका रिश्ता है। तो इसलिए मैं इनको वायरस का लैब कहता हूँ, चलता फिरता वायरस के लैब है ये। चाहे इबोला की बात कीजिए, चाहे कोरोना की बात कीजिए, चाहे रेबीज की बात कीजिए, तो इनसे दूर रहा जाए तो ज्यादा बेहतर है हमारे जीवन यापन के लिए, क्योंकि इन्होंने तो अपने आप को अडेप्ट कर लिया है। और इनसे, इनके वायरस रखने से सिर्फ हमें नुकसान है। इनको फायदा होगा कि नहीं होगा, मुझे, मैं कह नहीं सकता कि उस वायरस से इनको क्या फायदा होता है, लेकिन इनमें वो रहता है और इनको बीमार नहीं करता है। जी जी विनीत जी। जी डॉक्टर साहब जैसे डॉग की हमने बात करी और स्पेशली ह्यूमंस के कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे थे। दूसरा एक कॉन्टेक्स्ट है डॉक्टर साहब, जैसे अगर डॉग है वो किसी कैटल को काट लेता है, तो क्या जी कैटल के थ्रू भी ये वायरस आगे बढ़ सकता है? क्या उसके थ्रू भी वो, जैसे गाय है, अगर गाय को काट लिया किसी रैबिड डॉग ने, तो वो तो इन्फेक्टेड हो गई। क्या, क्योंकि गाय तो काटती नहीं है किसी को, तो वो कैसे आगे फैलाती है? क्या उसको भी चांस है फैलने का या बिल्कुल चांस नहीं है? देखिए, जो आपने सवाल उठाया कि गाय तो काटती नहीं है, इसलिए कैटल को डेड एंड होस्ट कहते हैं। डेड एंड का मतलब ये होता है कि वहां पे वायरस जाएगा, उसके बाद आगे का चेन उसका हो जो है वो ब्रेक हो जाएगा, यानी कि वो काटेगी नहीं, तो इसलिए दूसरे को होगा नहीं। तो इनमें बाइटिंग बिहेवियर नहीं है कैटल में, लेकिन इनसे भी ट्रांसमिट होता है, इनसे भी ट्रांसमिट होता है, और खास करके हमारे जैसे वेट्स को होता है। हम जो वेट्स हैं बड़े हाई रिस्क पे रहते हैं। होता क्या है कि जब इसको डॉग ने बाइट किया है, इनको सिम्टम आता है, तो इनके सिम्टम में एक ऐसे लगता है ऑनर को कि जैसे इनके गले में कुछ फंस गया है। पानी पीना चाहती हैं, पी नहीं पाती हैं, चारा चाहती है, खा नहीं पाती हैं। तो पहले ऑनर बताता है कि इसके गले में कुछ फंसा है, और लार भी गिराती हैं क्योंकि निगल नहीं पाती हैं। तो ऑनर कहता है कि गले में कुछ ना कुछ फंसा है, और जैसे डॉक्टर को बुलाएगा, पहले यही बोलेगा कि आलू फंस गया है, बड़ा सा आलू इसके फंसा हुआ है, उसने देखा हो चाहे ना देखा हो। तो डॉक्टर उसकी बातों में आ जाते हैं, वेट्स जो हैं उसकी बातों में आ जाते हैं, और अपने आप को रिस्क में डाल देते हैं, उसके मुंह में खोजने लगते हैं। ये गलती कभी भी नहीं करना चाहिए जब तक कि आप श्योर न कर लें कि इसमें सही में ऑब्स्ट्रक्शन है कि नहीं। बाकी के लक्षणों से आपको कोरिलेट करना चाहिए, प्रिकॉशन में लेना चाहिए। जो भी वेट्स हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि ऑनर जो बताता है उस पर रिलाई ना करें। आप सिर्फ सिर्फ पूछते हैं कि कभी इसको डॉग बाइट हुआ है, इमिडिएटली वो कहता है कभी नहीं हुआ है। ऑनर जो है, फार्मर जो है, इमिडिएटली कहता है कि कभी नहीं, भले हुआ भी है, छुपा भी लेता है, जी क्योंकि उसको लगता है कि अगर मैंने कह दिया कि इसको कुत्ते ने काटा था तो डॉक्टर साहब कोई इलाज नहीं करेंगे और इसे छोड़ देंगे, और ये बीमारी का इलाज नहीं होता है ऐसा बता देंगे। तो वो ये कभी मानने को तैयार ही नहीं होता है। अगर डॉग बाइट हुआ है तो मानने को तैयार ही नहीं होता है। और फिर आप एक्सप्लोर करने के लिए प्रोटेक्टिव मेजर्स लिए बिना अगर आपने हाथ उसके मुंह में डाला है, तो हमारे नेल्स जो होते हैं उसके बगल से भी ओपनिंग रहती है, हमेशा स्किन में ब्रेक रहता है, वहां से भी वायरस जा सकता है। उसका सलाइवा आपके म्यूकस मेम्ब्रेन को भी टच कर सकता है, इससे भी जा सकता है।
तो वो वेट्स के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। दूसरा अगर मैं बताऊं तरीका जो है, ये वायरस जो है जब इन्फेक्ट कर लेता है ब्रेन को, जब ब्रेन में चला जाता है, सिम्टम जब आने लगते हैं, तो पहले जैसे मैंने बताया जहां बाइट हुआ वहां से वो नर्व के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड को जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड से फिर ब्रेन को जाएगा। तो इसको हम लोग कहते हैं सेंट्रीपिटल, मतलब सेंटर की तरफ जाना। फिर जब ब्रेन में इंसेफेलाइटिस कर देता है, माइलो इंसेफेलाइटिस कर देता है, इसके बाद ये वायरस जो है फिर नर्व के थ्रू ही, ये ब्लड में नहीं जाता है, कभी भी ब्लड में नहीं जाता है, नर्व के थ्रू ही डिफरेंट ऑर्गन्स को जाता है। जी। तो जो भी ग्लैंड्स हैं उनमें भी नर्व से जाता है, स्लाइवरी ग्लैंड में जाता है, टेस्ट बर्ड में जाता है, स्किन में जाता है, तमाम तरह के ऑर्गन है वहां पे जाता है और वहां के नर्व को डैमेज करता है और उस तरह के लक्षण करता है। तो अगर ये वायरस जो है गाय के दूध में भी आता है, तो अगर दूध में आया है और उसके बछड़े ने दूध पिया है, तो उस बछड़े में भी हो सकता है। अगर आपके बच्चे ने कच्चा दूध पिया है, उबाल के नहीं पिया है, तो आपके बच्चे को रिस्क है अगर वो रेबीज से मरी है, क्योंकि दूध में वायरस आता है। तो इस कंडीशन में आपको प्रोटेक्टिव मेजर्स लेने चाहिए, आपको पोस्ट एक्सपोजर वैक्सीनेशन के लिए रिकमेंडेड है, उस बछड़े के लिए भी रिकमेंडेड है। अब सवाल ये उठता है, कुछ वेड्स को ऐसा लगता है कि जब बछड़ा दूध पीता है तो हमेशा चांस नहीं है। जब फार्मर आके हमसे पूछता है कि ये पीने से हो सकता है क्या, तो एक मिसकंसेप्शन सा है, लोगों को लगता है कि जे अपना ही कंसेप्ट बनाया हुआ, कहीं रिपोर्ट उपोर्ट नहीं है, ऐसा कुछ है नहीं कि मुंह में छाले होंगे या कहीं कटा फटा होगा तो वहां से वायरस चला जाएगा। क्योंकि हमारे दिमाग में है कि जब तक वुंड नहीं होगा तब तक ये वायरस जो है इन्फेक्ट नहीं करेगा, और ये बिल्कुल ही गलत है। इंजेक्शन से भी वायरस स्प्रेड करता है और इन्फेक्ट करता है। आपके मुंह में टेस्ट बड है, जीभ पे आपके टेस्ट बड है, वहां से वायरस जाता है। आपका ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन है, उससे वायरस जाता है। आपका इंटेस्टाइनल म्यूकस मेम्ब्रेन है, वहां से वायरस जाता है। तो खाने से वायरस जाता है। इसी तरह से अगर कोई गाय मर गई है, उसको क्या करते हैं किसान, खेतों में या बाहर ऐसे ओपन में डिस्कार्ड कर देते हैं, तो गांव के फिर कुत्ते खाते हैं उसे, या जैकाल्स हो गए, फॉक्सेस हो गई, ये सारे उसको खाते हैं। तो जब मैं कह रहा था जैसे स्प्रेड होता है, तो ये उसके डिफरेंट टिश्यूज में भी आता है, उसके सलाइवरी ग्लैंड में आता है, उसके स्किन में आता है। तो ये जो जानवर उसको खाएंगे मरने के बाद, कार्कास को जब खाते हैं, तो इनको भी इंजेक्शन से होने की चांसेस बिल्कुल है। क्योंकि वायरस जो डेड एनिमल है, अगर 20 डिग्री से टेम्परेचर कम हो जाए, इन्वायरमेंटल टेम्परेचर अगर 20, जाड़े के दिनों में 20 से कम ही रहता है, उस कंडीशन में अगर आपने कार्कस को फेंका है, बाहर एक्सपोज में डाल दिया है, सही से उसे डिस्पोज ऑफ नहीं किया है, तो उसमें वायरस कई दिनों तक रहता है। यानी कि ब्रेन में ही नहीं, मैं कह रहा हूं ब्रेन में तो रहेगा ही रहेगा, ब्रेन से जो सेंट्रीफ्यूगर उसके सलाइवा में आया है, उसके स्किन में आया है, उसके डिफरेंट ऑर्गन्स में गया है नर्व के थ्रू, वो वायरस उसमें कई दिनों तक रह सकता है। और फिर ये जब जानवर खाएंगे तो इनको फिर से हो जाएगा और फिर से ये साइकिल चल जाएगी। जी। तो डॉग्स में फिर से ये आ जाएगा। तो डेड एंड काटने से के लिए आप डेड एंड कह सकते हैं उससे, लेकिन और तरीके जो पॉसिबल तरीके हैं उससे ये वायरस जो है दूसरे को ट्रांसमिट हो सकता है। ये जो कंसेप्ट है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि कुछ वेट्स हैं उनको लगता है कि उनसे ही होना चाहिए। मैं उनको इन्फॉर्म करना चाहता हूं कि क्या इसके पीछे लॉजिक क्या है। मैं क्यों कह रहा हूं कि खाने से भी हो जाएगा, उसका मांस भी खाया तो भी हो जाएगा, या उसका दूध पिया तो भी हो जाएगा, उंड हो चाहे ना हो। एक्चुअली आप देखेंगे तो बेसिक कंसेप्ट क्या है, इसको रोकने के लिए टीका लगाया जाता है। जी। तो डॉग्स और ये जो भी हैं जो जिनको हम पालते हैं, इनमें हम लोग इंजेक्शन के फॉर्म में टीका लगाते हैं। यानी कि इंजेक्शन आपने लगाया, लेकिन वाइल्ड जहां पे एनिमल कंट्रोल है, वाइल्ड एनिमल का जब हम लोग कंट्रोल करना चाहते हैं, तो ओरल बेट वैक्सीन की बात करते हैं। उसमें क्या होता है, मीट बॉल में वैक्सीन, जैसे हम पोलियो ड्रॉप पिलाते हैं ना मुंह से, जी। वैसे वो वैक्सीन होती है, वो लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन होती है। और वो वायरस ही होता है। वैक्सीन का मतलब क्या होता है, वायरस है लेकिन वो बीमार करने लायक नहीं है। तो वाइल्ड को तो आप इंजेक्शन नहीं लगा सकते हैं ना। तो वाइल्ड एनिमल को बचाने के लिए जो वैक्सीन किया जाता है, यूज किया जाता है, ओरल बेट वैक्सीन होता है। जी।
तो मैं ये कह रहा हूं कि जब ओरल बेट वैक्सीन खिलाने से वायरस अपने आप को बॉडी के अंदर एस्टेब्लिश करके एंटीबॉडी प्रोड्यूस करा सकता है, तो ओरिजिनल वायरस को जब आप खाएंगे या किसी तरह से इंजेस्ट करेंगे, तो क्या वो बीमार नहीं कर सकता है? जरूर करेगा ना, क्योंकि जी जो वैक्सीन एंटीबॉडी बना रही है वो वायरस के अगेंस्ट ही तो बॉडी बनाता है। यानी कि वायरस आपके बॉडी में मल्टीप्लाई करता है खाने के बाद भी, एनिमल में खाने के बाद भी मल्टीप्लाई करता है। तो ये एक सोर्स है। तो जब भी मैं खासकर किसानों से अनुरोध करूंगा, जो किसान भाई हमारे यहाँ हैं, अगर कोई एनिमल रेबीज से मरता है तो उसके कार्कास का और उसके बॉडी का डिस्पोजल प्रॉपर करें। कभी भी खुले में उसे फेंकने की जरूरत नहीं है, नहीं तो आप अपने गांव के लिए थ्रेट पैदा कर रहे हैं। हो सकता है कि जिस कुत्ते ने काटा था वो 10 दिन में मर जाता है। मैंने बताया कि सिम्टम आएगा तो उसके 2-4 दिन बाद ही मरता है, जब काटने लगता है तब 2-4 दिन के बाद वो मर जाता है। तो आपके उस कुत्ते से तो आपके गांव को छुटकारा मिल गया, लेकिन बाकी 10 ने खाया, वो 10 अब तैयार हो गए हैं भैया जी आपके गांव को फिर इन्फेक्ट करने के लिए। तो आपको अपने गांव को बचाना है, तो इसके लिए अपने एनिमल को कहीं भी ओपन में फेंकने की जरूरत नहीं है। अच्छा है कि उसे डीप बरियल करें, जमीन के अंदर गाड़ दीजिए, वो सबसे बेहतर तरीका रहेगा। क्योंकि जलाना तो बड़े जानवरों को संभव नहीं हो पाता है गांव में, लेकिन गड्ढा खोद के आप अच्छे से उसे गाड़ दीजिए। उस एनिमल को ओपन में फेंकने की जरूरत नहीं है। अगर आपके बछड़े ने दूध पिया है या आपका कोई भी बच्चा जो कच्चा दूध पिया है, उसको पोस्ट एक्सपोजर वैक्सीन जरूर लगवाएं, तभी जा करके उसमें प्रोटेक्शन मिल सकता है। बछड़ों में तो, और जो कैटल है ना, इनमें तो वैक्सीन लगने के बाद भी बीमारी हो जाती है, क्योंकि जी एक ससेप्टिबिलिटी होती है, हर एनिमल की अलग अलग होती है। तो ह्यूमन में पोस्ट एक्सपोजर वैक्सीन के बाद बीमारी आज तक शायद ही किसी को हुई है, बट एनिमल्स में ये होता है, वैक्सीन लगता है और उससे पहले ही, अभी शेड्यूल भी पूरा नहीं होगा, आगे हम लोग देखेंगे, बीमारी हो जाता है। तो इसलिए ये एक खाने से, मांस को खाने से या उसके मीट को, मरे हुए जानवर को खाने से या उसके दूध के पीने से भी एक फैलने की संभावना रहती है। इसको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, हल्के में नहीं लेना चाहिए। जी विनीत जी। जी डॉक्टर साहब, आपकी बात से जैसे कहा आपने, बड़ी जिम्मेदारी की बात है। अगर आपके किसी पशु को अगर रेबीज हो जाता है और आपको जानकारी में है आपके कि इस्टेब्लिश हो चुका है कि उसे रेबीज है, तो उसके मरने के बाद बहुत जिम्मेदारी के साथ उसको बरियल करना चाहिए। जैसे आपने ठीक कहा कि वो खाने के बाद बाकी जो डॉग्स हैं या जो दूसरे स्कैवेंजर्स हैं, सियार हो सकते हैं, जैकॉल, या जो दूसरे एनिमल्स को हो सकता है, और वो फिर आपके एरिया में ही वो इन्फेक्शन रहेगा। डॉक्टर साहब, लेकिन मीट की कंजम्पशन की बात अगर आप कर रहे थे, तो मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि क्या ये सिचुएशन हो सकता है कि अगर किसी डॉग ने किसी जैसे बकरी को, जैसे वो मीट जिसको ह्यूमन कंज्यूम करता है, लेकिन उसे वो पका के खाता है, अगर वो खा लेता है गलती से, तो क्या आपको लगता है कि वहां पे ये नल एंड वॉइड हो जाता है ये सिचुएशन? हाँ, पका देना, मैंने बताया ना आपको, दूध को अगर आप उबाल लेंगे ना, तो वायरस बड़ा फ्रेजाइल होता है, जी हीट को सस्टेन नहीं करता है। तो इवन सलाइवा भी ना, अगर सूख जाता है तो वायरस डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक तो है। अगर आपने उसे उबाल लिया है या पका दिया है तो आपको नहीं होगा। लेकिन मैं तो कहूंगा जो रैबिड एनिमल है उसे बेचना ही क्यों है, जी आदमी भी खाते हैं। जो आपको सस्पेक्टेड है कि बकरी, अगर बकरी में हो गया है, वो रैबिड है, तो कभी भी हमारे लॉ में है ये कि कोई भी बीमार पशु को आप स्लॉटर नहीं कर सकते हैं, लेकिन चलता है। जी तो उससे तो मतलब हजार्ड तो है ही ना। जी 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 तो हमें, हमारे लिए रिस्क है, बिल्कुल रिस्क है अगर हम कच्चा खाते हैं तो। जी डॉक्टर कुछ साहब। लोगों का आदत भी है, जानवरों में भी आप देखेंगे ना, गांव में अगर आप जाएंगे तो कच्चा गुर्दा खाते हैं। कुछ लोगों के आदत होते हैं, कच्चा दूध पीने से उनको लगता है कि बहुत मुझे ताकत आएगी। ये बिल्कुल गलत है। कच्चा दूध पीने की जरूरत क्या है भैया? कच्चा दूध पीने से तमाम तरह की बीमारियां होती हैं। सबसे बड़ी बीमारी अगर मैं कह दूं ना, रेबीज नहीं भी हो, तो कैटल से सबसे ज्यादा बीमारी जो फैलती है वो ट्यूबरकुलोसिस है, और कच्चा दूध पीने से फैलता है। तो ये जो जी गलत प्रैक्टिसेस हैं उसको मतलब कि आपको खत्म करने की जरूरत है। दूध पीना है तो उबाल के ही पियो, या उसे एक हीटिंग करने के बाद ही पीना चाहिए। कच्चा दूध पीने की जरूरत नहीं है। जी विनीत जी। जी डॉक्टर साहब, गांव में तो इस बात की शाबाशी लोग लेते हैं कि मैं कच्चा दूध सुबह सुबह
गाय के भैंस के थन के नीचे से 2 लीटर 4 लीटर 5 लीटर पी जाता था, और मेरे दादाजी पी जाते थे, मेरे पिताजी पी जाते थे। तो ये बड़ी मिसकॉन्सेप्शन है डॉक्टर साहब, बात इसमें कोई दो नहीं है, शायद आज भी ये है। ये जो कहते हैं ना, उनको उनको ये भी नहीं पता होता था कि टीबी कैसा होता है। अब जी पता जी जी चलने जी लगा है कि टीबी से मरे हैं, कि कैंसर से मरे हैं, कि ब्रुसेलोसिस से मरे हैं, कि रेबीज से मर गए तो मर गए। जी उस जी जमाने में इस तरह से इन्वेस्टिगेशन भी तो नहीं होता था। आप बचे रहे तो बचे रहे। ह्यूमन में अगर टीबी की हम लोग बात करें ना, हम दूसरे भटक रहे हैं, लेकिन मैं बता दूं आपको, टीबी का मेजर सोर्स बोवाइन है, हम लोगों को जी। टीबी देने में। इनका बहुत बड़ा रोल होता है। तो अच्छा। जो वहां पे हैंडलर्स है ना, उनको भी होता है। और ये कई दिनों तक इनके एक्सेलेशन में आता है, मिल्क में आता है। तो अगर आप कच्चा दूध पियेंगे तो आप रिस्क पे हैं बहुत ज्यादा। जी। दूधिया इसीलिए ज्यादा बीमार पड़ते हैं। जो हम्म। गाय गौशाला वगैरह में काम करते हैं ना, वो कच्चा छुप के पी लेते हैं। जी 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 और उस जी। गाय को मान लीजिए टीबी है, तो वो भी टीबी ले लेता है, क्योंकि वो धर्म करेगा, चोरी से पीता है। ऐसा भी करते हैं ऐसा। तो ये बिल्कुल गलत है, कच्चा दूध नहीं पीना चाहिए। जी। ठीक है डॉक्टर साहब, अब जैसे हम लोग इस पूरे इस चेन की बात कर रहे थे कि किसी रेबिड एनिमल को, मान लीजिए किसी एनिमल को इन्फेक्शन हो गया, वो रेबिड है, अब वो उसने किसी गाय को काट लिया, भैंस को काट लिया, उसके बाद उसके काफ को हो जाता है या ह्यूमन को हो जाता है। फिर आपने बताई बात उसके मांस खाने से कैसे जो स्कैवेंजर्स हैं उनमें फिर वो वायरस चला जाता है, वो सर्कल चलता रहता है। एक सवाल है डॉक्टर साहब, क्या जो ह्यूमन है उनकी भी बात कर लेते हैं, अगर क्या वो भी आगे वायरस फैला सकते हैं? इनको भी डेड एंड इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये काटते नहीं है ना दूसरे को। लेकिन अगर उनका सलाइवा, अगर आपके आदमी का भी सलाइवा आपके कांटेक्ट में आया, आपके म्यूकस मेम्ब्रेन में आया, आप उसके क्लोज गए, तो फिर तो ट्रांसमिट हो जाएगा। क्योंकि जी हमारा रोल जो है वो सलाइवा का कंटामिनेशन है, क्योंकि हमारे भी सलाइवा में आता है। जब हम इन्फेक्टेड हो जाते हैं, हमें नर्वस सिम्टम आने लगते हैं, उस समय हमारे सलाइवा में ये आता है वायरस। और उस सलाइवा से आप कांटेक्ट में किसी तरह से अपने वुंड को ला दीजिए, या आप आपकी आंखों में चला जाए उनका लार, तो हो सकता है। जी। तो जी विनीत एक ही एक मतलब अगर कोई भी कॉन्टामिनेटेड है तो उससे दूरी मेंटेन करके रखना इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर साहब एक चीज समझे, अगर कि क्या ऐसी कोई स्टडी है जो अगर आपको पता हो आप बताएं, हमें एनरिच करें कि कौन कौन से एनिमल्स हैं जो ज्यादा वल्नरेबल हैं रेबीज को लेके, उनमें कंटामिनेशन जल्दी होता हो, या कुछ ऐसे एनिमल्स हो जो इम्यून है उससे, उन्हें बहुत फर्क नहीं पड़ता हो। जी 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 विनीत जी, ये बड़ा ही जानने वाला सवाल है। जैसे मैं कह रहा था ना कि कैटल में वैक्सीन भी लगाया तो भी हो जाता है। ये ससेप्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि ये स्पेसिफाइड ससेप्टेबिलिटी होती है। अगर मैं वेरी हाई जिसको टॉप मोस्ट पे रखूं, तो उसकी जो ससेप्टेबिलिटी होती है उसमें आते हैं जैकाल्स, फॉक्सेस, सायोड्स, वोल्व्स एंड रोडेंट्स। ये सबसे हाईली ससेप्टेबल हैं, यानी कि इनको उसने काटा नहीं कि वो 10 दिन 15 दिन के अंदर ही उनको बीमारी हो जाना है। आप प्रोटेक्टिव मेजर लेंगे उसके बाद भी इनमें बीमारी हो जाएगी। दूसरे नंबर पे जो जानवर आते हैं, उसमें आता है स्कून्स, रकून, बैट्स, रैबिट, कैटल। दे आर कॉल्ड एज हाईली ससेप्टेबल। इनको हम लोग कहते हैं दे आर हैविंग हाई ससेप्टेबिलिटी। उनके दूसरे नंबर पे कैटल इसमें दूसरे नंबर पे है। तीसरे नंबर पे जो आता है वो मॉडरेटली ससेप्टेबल के नाम पे, जिसमें डॉग है, शीप है, गोट है, हॉर्सेज है, नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स है, तो ये तीसरे नंबर पे आते हैं। यानी कि मैं आपको क्लियर कर दूं कि डॉग में ससेप्टेबिलिटी कैटल से कम है। यानी कि एक कुत्ते ने एक कुत्ते को काटा और एक कैटल को काटा, भैंस को काटा। दोनों को आपने एग्जैक्ट जो प्रोटोकॉल है, प्रिवेंटिव मेजर्स लिए, कैटल में बीमारी हो जाएगी, लेकिन कुत्ता, डॉग जो है वो बच सकता है अगर प्रिवेंटिव मेजर्स आपने प्रॉपर लिया है। तो हम लोगों में भी इस तरह की स्टडी नहीं है। हम लोगों में जो है ये वायरस जो है, हम लोगों में बचने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और जो लिस्ट ससेप्टेबल में आता है वो, या कभी कभी लोग कहते हैं कि ये जो वायरस एनिमल है, इसमें ये बीमारी नहीं होती है या ये रेसिस्टेंट है, वो प्रिमिटिव मैमल है, दैट इज ऑपोसम। ऑपोसम एक ऐसा जानवर है जो माना जाता है मैमल होने के बाद भी,
जिसमें ये वायरस इन्फेक्ट करने की कैपेबिलिटी नहीं होती है, इसे लिस्ट ससेप्टेबल पे रखा जाता है। या बर्ड्स हैं, इसको इनको भी लिस्ट ससेप्टेबल में रखा जाता है। तो एक रेंज है। अगर डॉग और कैट की बात अगर आप करें कि इनमें ज्यादा ससेप्टेबल कौन है, तो जी। डॉग्स आर मोर ससेप्टेबल देन कैट्स। तो डॉग में ससेप्टेबिलिटी, यानी कि एक कुत्ते को भी काटा, एक बिल्ली को भी काटा, तो बिल्ली के बचने के चांसेस ज्यादा है, डॉग के बचने के चांसेस कम है। उसके बाद भी ये जो वायरस है, ये डिपेंड करता है। एक्चुअली आप देखेंगे ना, तो एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है, ये हर एनिमल में अलग अलग होता है। अगर ह्यूमन की हम लोग बात करें, कैटल की पहले अगर हम लोग बात करें, तो 3 वीक से लेकर के ये 45 डेज तक हो सकता है, या 5 मंथ तक हो सकता है। डॉग्स में भी ऐसे 3 वीक से लेकर के 6 मंथ तक इंक्यूबेशन पीरियड होता है। ह्यूमन में 1 साल बाद भी बीमारी होती है। यानी कि ह्यूमन थोड़ा सेंसिटिव कम है, रेसिस्टेंट ज्यादा है। जिसमें जितनी ज्यादा रेसिस्टेंस पावर होगी, उसमें बीमारी होने का ड्यूरेशन जो है वो लंबा हो जाता है। ससेप्टेबिलिटी के साथ साथ दूसरा जो ड्यूरेशन के लिए इंपॉर्टेंट चीज है, वो है साइट ऑफ बाइट, कि कौन से जगह पे कुत्ते ने या रैबिड एनिमल ने आपको काटा है। तो अगर आपके पैर में काटता है, तो ब्रेन से जितना दूर रहेगा, स्पाइनल कॉर्ड से वो अंग अगर जितना दूर रहेगा, उतना ज्यादा समय लगता है बीमारी के लक्षण आने में। आदमी में अगर बात करें, तो एक आध केस ऐसे हैं जिसमें 8 साल बाद लक्षण आए हैं। अगर रैबिड एनिमल ने काट लिया है, तो उसके 8 साल बाद भी लक्षण आए हैं। लेकिन जनरली कुत्तों में अगर देखेंगे आप, तो 6 महीने के अंदर लक्षण आने लग जाते हैं। कैटल ज्यादा ससेप्टेबल हैं, तो 15 दिन के बाद ही आ जाते हैं, 20 दिन के बाद ही आ जाते हैं। और कितना वायरस इनोकुलेट हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कैटल में अगर हम लोग बात करें ना, तो कैटल में ज्यादातर जो काटने का कौन से एरिया में काटता है, अगर उसके आपके लिप्स पे काटा है, मजल पे काटा है, यहाँ पे नर्व का इनर्वेशन बहुत ज्यादा होता है। और कैटल में अगर आप देखेंगे ना, तो डॉग बाइट जो होता है पैरों पे नहीं होता है। जो रैबिट डॉग है उसके नाक पे ही काटता है, मजल पे ही काटता है, नाक पे काटता है। इसी तरह से एक मंगूज है, ये भी खूब वायरस को फैलाता है। और साउथ अफ्रीका ऐसे जगहों में, तो अगर इसकी आप बात करें ना, तो 70% केस मंगूज के चलते होते हैं। जहाँ पे कहीं पे डॉग प्रोमिनेंट है, कहीं पे मंगूज है, कहीं पे अगर यूरोप की हम लोग जैसे बात करें, तो वहाँ पे रेड फॉक्सेस हैं। हर एरिया का अलग अलग है। हमारे यहाँ भी मंगूज से बाइट खूब होता है कैटल का। अगर ये जैसे स्कूंक्स हैं, ये भी लैटिन अमेरिका और वहाँ पे खूब इन्फेक्शन को फैलाते हैं। तो मंगूज जो बाइट करता है, हमेशा नाक पे काटता है, और ब्रेन से नाक की दूरी भी कम है, और यहाँ पे इनर्वेशन भी बहुत ज्यादा होता है। तो अगर ऐसे जगह पे इसने काटा है, तो 15-20 दिन में ही आपको लक्षण आने लगते हैं। और टीके का जो प्रोटोकॉल है एनिमल में, पोस्ट एक्सपोजर प्रोटोकॉल है, 90 दिन तक का है। तो 90 दिन का टीका भी नहीं लगता है, उससे पहले बीमारी हो जाती है। और सच्चाई ये है, अगर आप डिटेल में जाएंगे, तो डे 0 पे अगर आपने टीका लगाया है, तो उससे प्रोटेक्टिव एंटीबॉडी जो बनती है, वो बनने में कम से कम 1 महीना का समय लगता है। तो 1 महीना का समय लगेगा। और मैंने आपको बताया कि जब तक उसके मसल में है, उंड में है, नर्व में नहीं गया है, तभी तक एंटीबॉडी उसको मार सकता है, उसको कंट्रोल कर सकता है। लेकिन अगर उसने नर्व को कनेक्ट कर लिया, नर्व में चला गया, तो वो एंटीबॉडी से प्रोटेक्टेड रहता है। आप टीका लगाएं चाहे ना लगाएं, वो ब्रेन को जाएगा, और फिर वहां पे क्लिनिकल सिम्टम्स आएंगे। तो टीका लगने के बाद भी इनमें, खासकर गाय भैंसों में, ये बीमारी हो जाती है, 15वें 20 दिन पे ही हो जाती है। क्योंकि इनके जो ससेप्टेबिलिटी है, इनके नर्व एंडिंग जो है, वो ज्यादा प्रोन है वायरस को अट्रैक्ट करने के लिए। इनके मसल में ज्यादा दिन तक नहीं रहता होगा, इसलिए टीका लगने के बाद भी कैटल्स में बीमारी होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। लगभग 70 से 80% केस में हो जाता है, टीका लगता है फिर भी। तो इसका मतलब ये नहीं कि टीका खराब है। लेकिन ह्यूमन में रेयर केसेस है कि अगर आपने प्रॉपर ये लिया है, और आपने पोस्ट एक्सपोजर वैक्सीनेशन लिया है, तो आपको ये बीमारी होगी। जी विनीत जी। जी डॉक्टर साहब, आपने एक बात बोली जिसे थोड़ी मेरे दिमाग में घंटी बजी। आपने कहा कि 8 साल तक होने के बाद भी, काटने के 8 साल बाद जो है वो सिम्टम्स दिखना शुरू होते हैं। तो ये तो साइलेंट करियर होने वाली बात हो गई। और क्या उस दौरान, जब वो उसके अंदर वो वायरस है उस बॉडी के अंदर, और 8 साल तक वो
उसका सिम्टम नहीं आ रहा है, उस दौरान भी क्या वो दूसरों को इन्फेक्ट कर सकता है वो आदमी? बिल्कुल सही सवाल है आपका। देखिए मैंने बताया आपको कि पहले ये ब्रेन को पहुंचता है जी। और ब्रेन से फिर सलाइवरी ग्लैंड को आता है। ब्रेन में मल्टीप्लाई करेगा, स्पाइनल कॉर्ड में मल्टीप्लाई करेगा, वहां पे लीजन प्रोड्यूस करेगा, उसके बाद ये सेंट्रीफ्यूगल ट्रांसमिशन होगा। तो जब सिम्टम आ जाएंगे, जब ब्रेन में वो इन्फेक्ट कर देगा, लीजन कर देगा, तो सिम्टम आने लगते हैं। सिम्टम आने से ज्यादा 5 दिन पहले सलाइवा में रहता है। मैंने एक बताया था आपको, कैटल और जी, उसका, यानी कि सलाइवा में 5 ही दिन पहले, 5 दिन के बाद उसको सिम्टम आना है। तो ये जो लंबा 8 साल का ड्यूरेशन है, ये उनके पैर से लेकर के नर्व से होता हुआ ब्रेन तक पहुंचने में उसे 8 साल लगे होंगे। अगर स्पीड की बात करें तो नर्व में लगभग इनका 100 mm पर डे के हिसाब से ये वायरस ट्रेवल करता है। और जब एक बार ब्रेन में चला जाता है तो 100 to 400 mm पर डे के हिसाब से वो पीछे की तरफ डिफरेंट ऑर्गन, मतलब ढेर सारी स्टडी है, तो जी। उस पे डिपेंड करता है। तो अगर सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं तो आने के 5 ही दिन पहले उसमें सलाइवा में आया रहेगा, या 10 दिन पहले, इसीलिए 10 दिन का तो ऑब्जर्वेशन हमने बताया ना। जी, यानी कि जी, जैसे डॉग में 6 महीने बाद आ रहा है, तो छह जी। महीने तक वो कंटामिनेट किसी को नहीं करेगा, लेकिन सिम्टम आने से 5 दिन पहले वो कंटामिनेट कर सकता है। जी विनीत जी। डॉक्टर साहब एक चीज और बताइएगा, जैसे आप सलाइवा की बार बार बात कर रहे हैं, तो क्या अगर जैसे आपके पास कोई डॉग आता होगा जिसको रेबीज का इन्फेक्शन हो रखा है, उसको सिम्टम दिख रहे हैं, काफी स्ट्रांग दिख रहे हैं, अगर आपको उसको कोई इंजेक्शन देना हो या कोई दूसरी प्रॉब्लम, मान लो उसका ब्लड निकालना है, तो आप क्या प्रिकॉशंस लेते होंगे? क्या या कोई प्रिकॉशन नहीं लेते हैं क्योंकि ये सलाइवा का मामला है, ब्लड से क्या कोई रिलेशन नहीं है? देखिए विनीत जी, एक तो सबसे एक्सपोजर रिस्क पे जो है ना पूरे वर्ल्ड में, वो वेट्स हैं इस बीमारी को होने के लिए। जैसे जी, मैंने बताया, कैटल के भी मुंह में हाथ डाल देते हैं। जब इस तरह का लक्षण होगा ना, तो चोकिंग जैसा सिम्टम देता है। और पेट ऑनर कभी भी मानने को तैयार नहीं होते हैं कि इनके डॉग को रेबीज हुआ है। वो भी छुपाते हैं। डॉग बाइट भी हुई होगी, ले गए होंगे टालाने के लिए, रोड के कुत्तों से लड़ा होगा, लेकिन वो बताएंगे नहीं, कहेंगे कि इसके गले में कुछ फंस गया है। ठीक है? तो आप उस समय अगर आपने उस चीज को हल्के में ले लिया, तो आपके लिए बहुत बड़ा खतरा है भैया। ठीक है? अगर वो गलती से आपको काट लिया या उसका सलाइवा आपको कांटेक्ट में आ गया, तो इसीलिए कहा जाता है जो हाई रिस्क पे लोग हैं, हम जैसे लोग हैं, जो वेट्स हैं, या जो सोशल वर्कर हैं, जो स्ट्रीट डॉग के साथ हैंडल करते हैं, या जो वाइल्ड लाइफ के कांटेक्ट में हमेशा रहते हैं, इनको प्री एक्सपोजर वैक्सीन लेना ही लेना चाहिए। यानी कि बाइट से पहले आपको वैक्सीनेट अपने आप को करके रखने की अति आवश्यक है, मैंडेटरी होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ जितने भी वेटनरी स्टूडेंट हैं, इनको कॉलेज में ही लगना चाहिए, तभी इनको क्लिनिक्स में जाने देना चाहिए। लेकिन अपना देश तो मतलब कि लॉज हैं, लोग बनाते भी हैं, बाहर के कॉलेजेस में आप चल जाइए, बिना प्री एक्सपोजर वैक्सीनेशन के क्लिनिक में घुसने नहीं देंगे। लेकिन अपना यहाँ इस तरह का कोई लॉ ही नहीं है। जी, जी, और हर वेटरनरी कॉलेज से मुझे ये रिक्वेस्ट है आपके माध्यम से, जितने भी स्टूडेंट हैं उनको खतरे में न डालें, उनको प्री एक्सपोजर वैक्सीनेशन जरूर कराएं। जी, जी, जी। जी, डॉक्टर साहब हमारे यहाँ मुझे लगता है कि वेटनरी मेडिसिन में अभी काफ़ी इवोल्यूशन बाकी है, और वेस्ट से अगर हम तुलना करेंगे, तो शायद वहाँ पे काफ़ी इवॉल्व हो गया है ये प्रैक्टिस। कहीं-कहीं तो मुझे लगता है कि ये ह्यूमन प्रैक्टिस से भी काफ़ी ऊपर दर्जे पे चला गया है, चाहे आप टेक्नोलॉजी की बात करें या प्रैक्टिसेस की बात करें या जो डॉक्टर्स की सिचुएशन है उस बारे में बात करें। हमारे यहाँ शायद अभी दिल्ली दूर है डॉक्टर साहब, तो उम्मीद है देखिए, कि आप कह सकते हैं कंसेप्ट तो एक ही है। जी, अगर आप बात करें ना, तो साइंस कहीं बदलती नहीं है, चाहे आप अमेरिका में इलाज कराएं या आप इंडिया में इलाज कराएं। जो बीमारी को डॉक्टर ने पकड़ा है ना, तो इलाज हर जगह अवेलेबल है। हो जी, सकता है वहां पे आपको सोफिस्टिकेटेड चीजें मिलती हों, यहाँ भी हिंदुस्तान में अच्छे दर्जे के लोग हैं, लेकिन हम हल्के में लेते हैं अपने लाइफ को भी। आपको मैं बता रहा हूँ ना, जी, हम उसको इम्पोर्टेंस ही नहीं देते हैं, कहते हैं कि जब काटेगा तब देखा जाएगा। जी, मैं वेट हूँ, मैं रोज उसके कांटेक्ट में जा रहा हूँ भैया, तो मुझे प्री एक्सपोजर वैक्सीन लगना चाहिए ना। मुझे क्या पता कि कब उसका सलाइवा मेरे आंखों में चला गया। ठीक बात है, ठीक बात है। तो ठीक है। हम इसको तो हल्के में लेते हैं ना, कि हमारा लाइफ कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, चलता है तो चलता है, अपने यहाँ तो जो चलता है चलता है। मतलब आप कितना भी काम कर लीजिए, लेकिन आपके प्री एक्सपोजर वैक्सीनेशन का
कोई भी ऐसा लॉ नहीं है। हम तो कहते हैं लॉ बनाना चाहिए कि कोई भी वेटनरियन इसका लाइसेंस होना चाहिए। जी जी बाहर जी में आओ, अगर आप डॉग को देखेंगे ना, तो बिना वैक्सीनेशन का लाइसेंस पूरा किए आप डॉग रख नहीं सकते हैं। जी इंडिया में लाइसेंस नहीं है, लेकिन पेट पेरेंट्स अवेयर हैं, तो मैक्सिमम लोग अपने डॉग को वैक्सीनेट कराते हैं, और कराना ही चाहिए क्योंकि उनको रिस्क है। जी आपका डॉग बाहर जाके किससे फाइट करके आता है आपको पता नहीं चलता है। तो ठीक आप है। रिस्क पे हैं, आपके घर में वो रहता है, फिर भी अगर वो बाइट अगर आपको कर लिया, तो मैंने बताया कि बचना कितना मुश्किल है, जी एक जी बार बीमारी हो जाती है तो। जी डॉक्टर साहब, इसी जी बीच में विनीत जी। एक बार मैं इस बात को दोहराता चलूं, जैसे आपसे मैं बल्कि कहूंगा, जैसे इस बीच में हम जब बात कर रहे हैं तो कई सारे पेट पेरेंट हमसे जुड़े हुए हैं जो ये सवाल पूछते हैं, अगेन फिर वही बात आप दोहराएंगे, मैं फिर भी कहूंगा आप कहिएगा। वो पूछते हैं कि क्या, दो तीन सवाल होते हैं जो कॉमन सवाल है, मैंने अपने डॉग को रेबीज का इंजेक्शन लगवाया है, उसने फिर भी काट लिया है, तो क्या फिर भी रेबीज हो सकता है? दूसरा सवाल है कि बेसिकली इसी का आसपास सवाल है डॉक्टर साहब की जो। ये मुझे लगता है कि अभी मैं आगे आपको डिस्कस करूंगा, जब हम लोग वैक्सीनेशन की बात करेंगे, क्या प्रोटोकॉल होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, हम लोग ठीक है, इस पे डिटेल में बात करेंगे। ठीक है। तो जी तो विनीत जी। जी, ठीक है। तो जो आपसे जुड़े हुए हैं आप लोग जुड़े रहिएगा, लास्ट में हम डॉक्टर साहब इस पे बात करेंगे वैक्सीनेशन पे। और बहुत घबराने की बात नहीं है, क्योंकि हम जब जितनी भी बातें अभी तक कर रहे हैं वो हम उस सिचुएशन की बात कर रहे हैं जहाँ पे जो एनिमल है, डॉग है, वो उसको रेबीज का इन्फेक्शन हो रखा है। नॉर्मली सब डॉग्स में रेबीज। बिल्कुल, मैं अभी भी क्लियर कर दूं कि रेबीज जो है डॉग के काटने से नहीं होता है, इन्फेक्टेड डॉग के काटने से होता है, जब उसका इन्फेक्टेड सलाइवा उस वुंड में जाता है। ये एकदम क्लियर कट है, क्रिस्टल क्लियर कर लेना चाहिए। जी जब तक इन्फेक्टेड नहीं होगा कोई भी एनिमल, बैट को छोड़ दीजिए, जी बैट को मैंने बताया था, जी उसको छोड़ दीजिए, बाकी जितने भी जानवर हैं जब तक उनमें इन्फेक्शन नहीं रहेगा, उनके सलाइवा में वायरस नहीं रहेगा, वो आपको रेबीज देने वाले नहीं है। जी विनीत जी। जी। ठीक है डॉक्टर साहब, आगे बढ़ते हैं और हम थोड़ा सिम्टम्स की बात करते हैं कि अगर हम ये समझे कि पहचाने कैसे कि किसी के डॉग में उसको रेबीज का इन्फेक्शन हो रखा है, क्या लक्षण आते होंगे, कैसे पहचानते होंगे? जी, ये बड़ा जानने वाला सवाल है कि एक तो पहले आपको आप घर में पाल रखे हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि डॉग बाइट हिस्ट्री है क्या। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उस पेट ओनर को पता होना चाहिए कभी इसने फाइट किया था क्या। इवन एक तो केस मेरे पास था, वो मानने को तैयार नहीं था, मैं जब पढ़ रहा था, और जी एक हमारे मित्र हैं डॉक्टर मंजूनाथ रेड्डी, तो रेबीज पे ही काम कर रहे थे हम लोग जब आईवीआरए में थे। तो मतलब मैं पूछ पूछ के थक गया उस ऑनर से कि, और वो बड़ा केयरिंग था, और मुझे सिम्टम्स जो लग रहे थे वो रेबीज के लग रहे थे। मैं पूछ के थक गया, उसने बोला आज तक किसी कुत्ते ने काटा नहीं है। फिर मुझे एक बाइट मार्क दिखा उसके नोज पे, तो मैंने बोला ये मार्क कैसे है। तो उस बंदे ने बताया कि ये चमगादड़ से एक बार उलझ रहा था, एक घर में आ गया था, उसने बाइट किया है। तो ऐसे भी कंडीशन रहते हैं, वो उसको हल्के में ले रहा था। फिर हमने उससे रिक्वेस्ट किया, हमने कहा कि ये डॉग आपके लिए रिस्की है, आप वैक्सीनेट कराओ, अपने आप को करो। फिर हम लोग में रेबीज अगर आपको कंफर्म लगता है तो यूथनेसिया है। वो डॉग जी मर गया। फिर हमारे मित्र जो मंजूनाथ रेड्डी थे, वो उसमें ब्रेन लेके हम लोग उसको टेस्ट करते हैं, और सीवियर इन्फेक्शन था उसमें रेबीज का। जी तो जी ये सारी चीजें आप हाइड करके मतलब कि आप मतलब कि एक तरह से गुनाह करते हैं। तो जी एक तो बाइट का हिस्ट्री अगर कोई भी एनिमल का रहा हो तो उसको आप जरूर नोटिस करें। बाकी इसमें दो तरह का फॉर्म होता है, एक तो फ्यूरियस फॉर्म होता है, दूसरा डम फॉर्म होता है, डॉग की अगर हम लोग बात करें। लेकिन ये डम और फ्यूरियस, जो फ्यूरियस है उसमें जो एनिमल होगा एकदम नर्वस हो जाएगा, ठीक है, उसका एटीट्यूड है वो बदल जाता है, उसके बार्किंग का जो साउंड है वो बदल जाएगा। आप उसे कॉल करेंगे उसके नाम से तो अटेंशन नहीं देगा। एटीट्यूड बदलने का मतलब क्या है कि वो एग्रेसिव ही नहीं हो जाएगा हमेशा ही। अगर बड़ा ही डोसाइल आपका पेट था तो वो एग्रेसिव हो सकता है, काट सकता है, और जो आपका पेट बड़ा ही एग्रेसिव था वो एकदम डोसाइल हो सकता है। इस तरह के बिहेवियरल चेंज आते हैं। तो आपको अगर डॉग बाइट हुई है, इस तरह के उसके बिहेवियर में चेंजेज आ रहे हैं, उसका जो साउंड है वो बदल रहा है, आपके कमांड को नहीं मान रहा है, एंजाइटी हो रही है, नर्वसनेस है,
तो आपको अपने डॉग पे हमेशा सस्पिशन में रहना चाहिए कि ये इसको रेबीज हो सकता है। साथ ही साथ उसमें हाइपर सलाइवेशन होता है, मुंह में फ्लोज भरा रहता है, लार गिरते रहता है। तो आपको लगता क्या है कि कुछ ना कुछ इसने निगल लिया है और वो निगलने की कोशिश करता है। हाइपर सलाइवेशन के पीछे दो कारण है। एक तो उसका फेरेंजियल मसल की जो है वो पैरालिसिस हो जाती है। तो जब पैरालिसिस हो जाएगी तो वो लार को निगल नहीं पाता, कोई भी चीज, चाहे पानी हो चाहे कोई खाना हो, वो निगल नहीं पाता है। दूसरा, उसके जॉ मसल का पैरालिसिस हो जाता है, तो जॉ जो होता है उसका ड्रॉप हो जाता है, तो नीचे का जो जबड़ा है वो हमेशा मास्टिकेशन मसल जो है वो सारे पैरालाइज हो जाते हैं, तो ड्रॉप हो जाता है। तो हमेशा लार गिरते रहता है, उसका जो है वो ड्रॉप रहता है। इसलिए हम लोग स्टूडेंट्स को जब ऐसे वो डम फॉर्म में है, मान लीजिए एग्रेसिव नहीं है, उसने अपना जबड़ा गिरा रखा है, लार गिरा रहा है, उसको चलने में दिक्कत हो रही है, शराबी की तरह चलता है, इनकोऑर्डिनेटेड गेट अगर उसको हो रहा है, तो आपको हमेशा सस्पेक्ट करना चाहिए कि इसको रेबीज हो सकता है। तो कभी-कभी क्या होता है कि पेटो पेरेंट्स कहते हैं कि इसने कुछ अटका लिया है। अगर अटका लिया है और आपको जॉ पैरालिसिस दिख रही है तो हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए हम लोग स्टिक टेस्ट कहते हैं। इसमें क्या करते हैं कि एक लंबी सी छड़ी लेते हैं, दूर रहते हैं, जैसे आप कह रहे थे कि आप उसके कांटेक्ट में जाएँगे कि नहीं। तो बच्चों को मैं बता दूँ जो स्टूडेंट्स हैं, क्लोज कांटेक्ट में जाना नहीं है, क्योंकि आप मजल लगाने जाएंगे तो आपके मुंह में जाना है, फिर वो आपको काट सकता है, आप में सलाइवा से कंटामिनेशन हो सकता है, ऑनर को भी काट सकता है। तो आपको क्या करना है, एक लंबी सी स्टिक लीजिए और उस स्टिक से उसके जबड़े को उठाइए, जब परल और फिर छोड़िए, जैसे जब अगर वो लकवा उसको मार गया होगा तो जैसे छोड़ेंगे वो नीचे गिर जाएगा, फिर उठाइए फिर छोड़िए। तो अगर लकवा उसको मार गया है तो आप स्टिक टेस्ट से आपको पता चल जाएगा। बाकी उसके ऑनर को बोलिए कि उसको कॉल कीजिए उसके नाम से, तो वो रिस्पॉन्ड नहीं करता है। तो इस तरह के अगर आपको लक्षण दिखते हैं तो आपको बड़ा ही सावधान रहने की जरूरत है और उस एनिमल को भी ऑब्जर्वेशन में रखना है, और 10 दिन के अंदर में उसकी मौत हो जाती। अब मान लीजिए कि पेट ओनर का डॉग नहीं है, मान लीजिए वो रोड का कुत्ता है, आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें रेबिज के लक्षण है कि नहीं? जी तो जो रैबिट डॉग होते हैं इनमें एंजाइटी होती है और ये एमलेस वॉन्डरिंग करते हैं, हमेशा भागता रहेगा, मतलब जी कि वो जो है वो कभी रुकेगा नहीं। और इनमें एक कंडीशन होता है जिसको हम लोग फोटोफोबिया कहते हैं, यानी कि वो ह्यूमन से और लाइट से दूर भागता है, आदमी से भी दूर भागता है और लाइट से भी दूर भागता है। तो वो अंधेरे में जाके कहीं छुप के बैठता है और पीछे से लड़खड़ाता हुआ चलता है, हमेशा चलता ही रहेगा, रुकता नहीं है। जी और वो जो है दो चीज को अट्रैक्ट होता है, एक तो साउंड को और दूसरा मूविंग ऑब्जेक्ट को। तो अगर आप आवाज कर रहे हैं तो आके आपको काट लेगा, वो रैबिड है। अगर आप चल रहे हैं तो आप पे अटैक कर देगा, चलते हुए चीजों के तरफ वो अट्रैक्ट हो, मतलब कान को और साथ साथ उसके एक्साइटेशन होता है उसके तरफ वो मूव करता है। जो मैं फोटोफोबिया कह रहा था, जब हम डॉक्टर्स देखते हैं तो हमारी जो पुपिल होती है, जी अगर रैबिट डॉग है तो पूरी की पूरी डायलेटेड होती है, जी यानी कि उस पे लाइट पड़ता है तो वो कंस्ट्रिक्ट होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, वो छोटी नहीं होती है, इसीलिए लाइट से उसको प्रॉब्लम होता है। तो वो हमेशा अंधेरे में भागता है, उसको वहां कंफर्टेबल लगता है। तो इस तरह के अगर लक्षण आपको दिख रहे हैं, साथ में लार गिर रहा है और वो डॉग भाग रहा है, और डॉग का क्या है, अगर वाइल्ड एनिमल से भी ये बीमारी होती है, जो रैबिट डॉग है ये बड़े सोर्स है। अगर आप पूरे विश्व की बात करेंगे ना तो लगभग 92% केस जो हैं डॉग बाइट से होते हैं, जी 92% जी जी डॉग जी बाइट से बहुत होते हैं। बाकी के जो जानवर हैं वो किसी से 2%, किसी से 3%, जैसे बैट हो गया, मंगूज हो गया, फॉक्स हो गया, या बाकी जो जानवर हैं उनसे 1-2% ही केसेस ट्रांसमिट होते हैं। डॉग बाइट से सबसे ज्यादा पूरे विश्व में ट्रांसमिट होते हैं। जी इनका जो बिहेवियर है ना, ये क्या करते हैं कि एक साथ में कई जानवरों को काटते हैं। गांव में अगर कोई पागल कुत्ता आ गया ना तो जी जी 50 जानवरों को काट लेगा, लेकिन वही कोई पागल फॉक्स है या लोमड़ी है या कोई जैकल है तो वो सिर्फ 1-2 जानवरों को काटेगा, उसके बाद वो मर जाता है। तो ये जी बहुत बड़े सोर्स हैं। और ये एक बड़ी बात है कि जैसे हमारे यहाँ इंडिया में अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़ी समस्या है, बाहर लोग कंट्रोल कर लेते हैं, दूसरे कंट्रीज में अगर आप देखेंगे ना
कई कंट्री है जिन्होंने रेबीज पे बहुत कंट्रोल कर लिया है। एक तो उनकी ऐसी बाउंड्री है, उनको टेरेस्ट्रियल बाउंड्री नहीं है, वो आइलैंड है, तो उन्होंने स्ट्रिक्ट क्वारंटाइन किया, वैक्सीनेशन प्रोग्राम किया, लाइसेंसिंग की, ये सारी चीज़ें वो फॉलो करके उन लोगों ने काफ़ी कंट्रोल किया है। जैसे नॉर्वे की बात कर लीजिए, फिनलैंड की बात कर लीजिए, यूके की बात कर लीजिए, तो इन सारी जगहों पे रेबीज बहुत कंट्रोल में है, ना के बराबर। फिनलैंड वगैरह में तो है ही नहीं, लोग कहते हैं कि है ही नहीं, वो अच्छा। रेबीज फ्री स्टेट्स हैं, क्योंकि वो स्ट्रिक्ट क्वारंटाइन भी करते हैं और साथ में बाहर से आने वाले एनिमल को आने नहीं देते हैं, और उनकी बाउंड्री जो है वो टेरेस्ट्रियल नहीं है, दूसरे देश से कंटेक्ट। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में उनपे स्ट्रीट डॉग भी नहीं है। जी। हमारे यहाँ क्या है, अगर आप डेंसिटी वाइज कहिएगा ना, जिस कंट्री की डेंसिटी 1 किलोमीटर में 4.5 डॉग से ज्यादा है, वहां पे रेबीज ज्यादा होता है। 1 किलोमीटर एरिया के अंदर अगर 4.5, मतलब जो रेशियो है, यानी कि 4 से 5 जी। डॉग अगर रहते हैं, इससे ज्यादा हैं, तो आपके यहाँ रेबीज होने की संभावना है। आप बताइए, आपके 1 किलोमीटर के अंदर 100 डॉग मिल जाएंगे स्ट्रीट पे। जी, जी, बड़ी समस्या है ये डॉक्टर साहब ये। बड़ी समस्या है, इनका पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे ना, तो ये हमेशा एक रिजर्वायर जैसे काम करते हैं, एक दूसरे में ट्रांसमिट करते रहते हैं, और ये कभी खत्म नहीं होता है। इनका दो सिचुएशन है, एक जब ये ब्रीडिंग कर रहे होते हैं ना, तब सबसे ज्यादा फाइट करते हैं। हम्म, तो उसमें जो रैबिड होगा वो एक को 10 को काट लेगा। तो वो जी। 10 उन लोगों ने उस समय, जब ये, अगर आप देखेंगे सड़कों पे आप चलते होंगे, तो जब इनका ब्रीडिंग सीजन आता है, तब एक फीमेल बीच जब होती है, उसके पीछे 20-25 घूम रहे होते हैं जी। और आपस में जबरदस्त लड़ते हैं। तो जी। इस कंडीशन में ये एक से दूसरे में ट्रांसमिट खूब करते हैं। उसी तरह से जब क्राइसिस होती है, खाने की क्राइसिस रहती है ना, उस समय भी ये लोग आपस में खूब फाइट करते हैं, तो एक दूसरे को हैंड ओवर कर दी, कहिए एक तरह से, मेरे से तू ले ले, मैं तो मरने वाला हूँ, अब तुझे दे देता हूँ, तू आगे इसको कैरी ऑन करना। तो इस तरह से होते रहता है। और दूसरे भी जानवर, अपने इंडिया की कंडीशन अगर आप देखेंगे ना, अलग है। हमारे यहाँ मंगूज भी भरे पड़े हैं, जी। हमारे यहाँ वाइल्ड लाइफ भी खूब बड़े पड़े हैं। आप जी। देखेंगे तो गांव में भी जैकल्स और फॉक्सेस खूब हैं। पहले जानवरों के खाने के लिए ना वल्चर्स हुआ करते थे। जब मैं बचपन में था, तो हम लोग वल्चर देखते थे। अब वो बेचारे लगभग गायब ही हो गए। जी। तो गवर्नमेंट ने स्कीम ऐसे लाया कि ये एस्केवेंजर्स तो चाहिए ना, क्योंकि जो डेड एनिमल बिल्कुल। है उनको कौन हटाएगा, नहीं तो वो बहुत बड़ी समस्या है। तो जी। जैकल्स वगैरह की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो गई है, फॉक्सेस की पॉपुलेशन गांव में बहुत ज्यादा हो गई है। तो ये भी जी। एक दूसरे से मतलब एक तरह से रिसोर्स, एक चेन चलता रहता है, और इनमें ये वायरस जो है मेंटेन रहता है कहीं ना कहीं से, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, और फिर जब हम लोग कांटेक्ट में आते हैं तो हमें ये इन्फेक्ट कर देते हैं। तो अगर वो मैं लक्षण की बात कर रहा था, तो वो जी। क्या है कि वो एग्रेसिव हो जाएगा, डोसाइल भी हो जाएगा। उसके पीछे से एसेंडिंग पैरालिसिस आती है, मतलब कि पीछे का उसका लड़खड़ाना शुरू हो जाएगा, उसके बाद गिरता है, और दूसरे तीसरे दिन उसकी मौत हो जाती है, रिस्पिरेटरी फेल्योर से हो जाता है। तो इस तरह के डॉग में अगर लक्षण आपको आते हैं और उसको ईयर बाइट हुआ है, तो आपको हमेशा सस्पेक्ट करना चाहिए कि ये रेबीज हो सकता है, और उसको आइसोलेट करना अति आवश्यक है। 10 दिन तक तो उसे आइसोलेट जी। करके रखें, उसे अपने आप से दूर रखें, उसको अलग खाना दें, सब कुछ करें, और 10 दिन तक ऑब्जर्व करें। अगर इस तरह के लक्षण आते हैं, तो आप फिर या तो उसे कंफर्म है तो इथनेसिया करा लीजिए। अगर आपको पता है कि रेबिड डॉग ने काटा है, तो रिकमेंडेड, बाहर में तो इथनेसिया कर दिया जाता है। अगर रेबिड डॉग ने काटा है ना, तो सारे एनिमल्स को जो प्री एक्सपोज है, लेकिन अपने हिंदुस्तान में पॉसिबल नहीं है। आप एनिमल को इथनेसिया ऐसे ही नहीं कर सकते हैं। अगर रेबिड डॉग ने काट लिया, तो हम लोग प्रिवेंटिव मेजर्स लेते हैं और उनको बचाने की कोशिश करते हैं। जी विनीत जी। जी डॉक्टर साहब, दो चीजें मैं कहना चाहता हूँ, उसके बाद से फिर मैं अगले सवाल पे जाऊंगा। पहला, एक तो हमने स्ट्रीट डॉग्स की बात कर रहे थे, उनकी पॉपुलेशन की बात कर रहे थे। हमारे यहाँ जो डॉक्टर साहब जो पशु प्रेमी है वो काफी कोशिश करते हैं उनको खिलाने पिलाने की, रखने की कोशिश करते हैं ताकि, क्योंकि लोग काफी इमोशनल होते हैं डॉग्स को लेके। लेकिन चूंकि एक इकोसिस्टम नहीं है उनके लिए, खाने पीने को, रहने के लिए, और उनकी पॉपुलेशन ज्यादा हो जाती है कई बार, इसलिए वो लड़के झगड़ के आपस में तो इंटेंशनली, ऐसा नहीं कि कोई विलेन है, जस्ट उनकी सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि उसमें वो एक दूसरे को फैलाते हैं। तो एक, और दूसरी बात इथनेसिया बोले डॉक्टर साहब, तो मैं जो देखने वाले दर्शक हैं उनको कहूंगा, जैसे इच्छा मृत्यु की हम बात कर रहे हैं, बार बार जब आप इथनेसिया कहते हैं, जो कि हमारे यहाँ डॉक्टर साहब
बहुत ही मुश्किल सब्जेक्ट है, क्योंकि हम लोग बहुत पाप पुण्य और स्वर्ग नरक से जुड़े हुए हर सब सवाल को ऐसे देखते हैं और ऐसा डिसीजन नहीं ले पाते हैं। हमें बहुत मुश्किल लगता है जब हम अपने डॉग को जिसको साथ रखा है और उसको अगर हमें इच्छा मृत्यु देनी हो और हमें चूज करना हो कि आज इसको मर जाना चाहिए, क्योंकि ये जीने के लिए इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। तो मुझे लगता नहीं डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ काफी लोग हैं जो इस बारे में बहुत डिजर्व हैं इस सवाल को लेके। जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, इससे आगे चलते हैं, डॉग से आगे और थोड़ा कैटल्स की बात करते हैं। क्या उनमें भी ये लक्षण सेम होते हैं? जी, मैंने आपको बताया विनीत जी कि ससेप्टेबिलिटी अलग है, तो लक्षण भी थोड़े अलग आते हैं। अगर कैटल में भी डम और फ्यूरियस फॉर्म दोनों ही होता है, तो अगर पैरालिटिक फॉर्म कहते हैं, खास करके हम लोग कैटल की जब बात करते हैं तो पैरालिटिक फॉर्म की बात करते हैं, और दूसरा एक्साइटेशन और हाइपर एक्साइटेशन की बात करते हैं। तो कैटल में थोड़ा डिफरेंट लक्षण आते हैं। खास करके अगर कैटल में अगर आप बोले तो 100% केस में सलाइवेशन, हाइपर सलाइवेशन होता है। जो मैं सलाइवेशन की बात कर रहा था वो 100% केस में लगभग होता है। फेरेंजियल पैरालिसिस की अगर आप बात करेंगे तो वो भी जो फेरिंग्स है इसकी पैरालिसिस 100% केस में होता है। फेरेंजियल पैरालिसिस हो जाने से जो उनकी आवाज जो है ना वो बदल जाती है, उसको होर्च कहते हैं। जैसे वो बेलो करती हैं जब बोलती हैं तो उसकी आवाज में मतलब कि गाढ़ापन आ जाता है, नॉर्मल आवाज नहीं रह जाता है। इसी के कारण एक और भी समस्या आती है, जो लक्षण आता है जिसे हम लोग कहते हैं कि साउंडलेस बेलोइंग। अगर रेबीज रहेगा तो डॉग में हमने कहा था कि उसका भी आवाज बदलता है, लेकिन कैटल में अगर आप देखेंगे तो साउंडलेस बेलोइंग, जैसे हम लोग जमाई नहीं लेते हैं, याउनिंग करते हैं। तो इस तरह के अगर आपको न्यूरोलॉजिकल सिम्टम के साथ ये भी सिम्टम अगर याउनिंग का मिल रहा है तो कैटल में ये यूनिक होता है। साथ ही साथ इसमें कैटल में 70% लगभग केसों में मजल का ट्रीमर होता है, उनका जो नॉस्ट्रिल होता है उसमें ट्रीमर होता है। तो ये बड़ा यूनिक होता है, ये डॉग से अलग होता है, इनमें ट्रिमर खूब होता है। और इक्वाइन में तो ये बड़ा प्रोमिनेंट क्लिनिकल साइन है। साथ ही साथ अगर आप कैटल में देखेंगे तो वो भी हाइपर सेंसिटिव हो जाएगी, एग्रेसिव हो जाएगी, अपने आप को मारती है। इनमें थोड़ा सेक्सुअल एक्साइटमेंट भी हो जाता है। कैटल में अगर आप देखेंगे तो सेक्सुअल एक्साइटमेंट होगा, हार्मोनल मिसबैलेंस होता है। तो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट के ऊपर इनका सेक्सुअल एक्साइटमेंट अगर आप बात करेंगे तो जो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उस पे माउंट करती हैं, चढ़ती हैं। तो दूसरे जानवरों पे ही माउंट करती हैं या कोई इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है उस पे भी माउंट करती हैं। साथ ही साथ ये मिट्टी वगैरह खाने लगती हैं, मतलब कि वो ऐसे इनको इरिटेशन रहता है। तो ये उस तरह के भी आपको लक्षण आपको दिख सकता है। अगला जो लक्षण आता है अगर आप देखेंगे तो ये खाने की कोशिश करती हैं, इनका भूख रहता है लेकिन निगल नहीं पाती हैं। जैसे मैंने आपको कहा था ना कि ऑनर हमेशा कहता है कि निगल नहीं पाती है। पानी भी पीने की कोशिश करती हैं लेकिन पी नहीं पाती है। पानी उतना का ही उतना बना रहता है, बकेट में वो मुंह डालेगी लेकिन वो पी नहीं पाएगी। तो ये सारे अगर लक्षण अगर आपको मिलते हैं तो आपको रेबीज के लिए सस्पेक्ट करना चाहिए। सबसे ज्यादा समस्या कैटल में तब आती है जब पैरालिटिक फॉर्म रहता है। अगर फ्यूरियस फॉर्म है तो आदमी समझ जाता है कि पागल जैसे रिएक्टिविटी कर रही है, लेकिन पैरालिटिक फॉर्म ज्यादातर तब होता है जब स्पाइनल कॉर्ड के स्पाइनल नर्व्स की डैमेज होती है। तो जिस एरिया में उसने बाइट किया ना, पैरों में अगर किया है तो उस एरिया में पहले पैरालिसिस आती है। या आप कह दीजिए कि असेंडिंग पैरालिसिस कहते हैं हम लोग, मतलब नीचे से चलता हुआ, पीछे से चलता हुआ आगे ब्रेन पैरालिसिस जाता है। तो अगर आप देखेंगे तो चलते हुए उसके हाइंड लिम्ब का जो फेटलॉग जॉइंट है वो नकल करता है, मतलब कि ऐसे एकदम से नकल कर जाता है। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक होता है। और वो स्वैगिंग करती है, मतलब कि उसका जो पीछे का पोर्शन है हवा में जैसे लहराना नहीं कहते हैं, जी जी जी। उस तरह के लक्षण आते हैं। साथ ही साथ अगर पैरालिटिक है ना तो उसके टेल को विशेष ध्यान देना चाहिए। जनरली अगर आप टेल देखेंगे तो सेंटर में रहता है। कैटल का टेल नॉर्मल पोजीशन में जब भी कैटल रखेगी तो सेंटर में रखती है, यानी उसका अगर फीमेल है तो वल्वा और उसका जो एनस है उससे ढका रहता है। लेकिन जब पैरालिटिक होती है तो एक साइड को शिफ्ट हो जाता है, पैरालाइज होता है, और उसमें टोन नहीं रहता है, सेंसिटिविटी नहीं रहती है। तो ये अगर लक्षण आते हैं तो आप उसको ध्यान से देखने की जरूरत है। एक और लक्षण आता है जिसमें एनस का पैरालिसिस हो जाता है। एनस का पैरालिसिस हो जाता है, साथ ही साथ उसके यूरिनरी ब्लैडर का भी पैरालिसिस हो जाता है, और उसमें टिनेस्मस होता है। तो ये बड़ा टिपिकल कैरेक्टर है रेबीज का कैटल में। इसमें क्या होता है
कि वो आपको लगेगा, टिनेस्मस का मतलब होता है कि जोर लगा के गोबर करना। टिनेस्मस एक नॉर्मल भाषा में मैं बताऊं तो जोर लगाती है गोबर करने के लिए, लेकिन उसका एनस जो है वो पैरालाइज रहता है। तो एनस पूरा खुल जाता है और उसमें हवा भर जाता है, और हवा फिर वो अंदर जाता है, फिर बाहर निकल के पूरा एनस दिखता है। तो इसको विंड सकिंग जैसा कहते हैं, जैसे हवा को वो सक कर रही हो अपने एनस से। तो इस तरह के अगर लक्षण आते हैं, साथ ही साथ वो सलाइवेट कर रही है, तो आपको हमेशा रेबीज के लिए उसे सस्पेक्ट करना चाहिए। और उसमें अगर एनिमल बाइट हुआ है तो बिल्कुल ही आपको प्रिकॉशनरी मेजर लेने की जरूरत है। जैसा मैंने बताया आपको कि कैटल में आप पोस्ट एक्सपोजर वैक्सीन भी लगाएंगे तो भी बीमारी हो जाती है, होने की संभावना है। तो ये मत निश्चिंत रहिए कि इसको तो मैं वैक्सीन लगा रहा हूं तो इसको ये बीमारी नहीं होगी या दूसरी बीमारी होगी। आप अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना बहुत ही जरूरी है। जी विनीत जी। जी डॉक्टर साहब हम लोग जब से बात कर रहे हैं और मेरे दिमाग में जो आपने एक बात कही शुरुआत में बिल्कुल बात की वो चल रही थी कि पूरी दुनिया में रेबीज से हर 10 मिनट पर एक आदमी की डेथ होती है। तो बस मैं उस बात को दोहराना चाहता था कि हम लोग करीब 1 घंटे से बात कर रहे होंगे, तो इस बीच में करीब 6 लोग 7 लोगों की मौत, जब हम रेबीज की बात बिल्कुल 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 बिल्कुल। किसी विषय पे बात कर रहे हो उसकी उस वजह से मौत हुई होगी, कितना ये डेडली डिजीज है। तो डॉक्टर साहब एक बार हम ह्यूमंस की बात कर लेते हैं कि हम लोगों ने सुना है ह्यूमंस को लेके कि जब रेबीज हो जाता है, जैसे आपने भी कहा कि बचने की बिल्कुल संभावना नहीं है, कुछ एक एक्सेप्शनल केसेस हैं जहाँ पे आपने बताया जहाँ लोग बचे हैं, उसमें भी कुछ कंडीशंस हैं। लेकिन इन जनरल क्या लक्षण होते हैं, कैसे पहचानते हैं किसी को कि उसको रेबीज हो गया है, इंसानों में क्या? हाँ जी विनीत जी, जैसे आपको किसी डॉग ने काट लिया, आपको तो पता रहेगा कि हमारा डॉग से कन्फ्लिक्ट हुआ है, किसी वाइल्ड एनिमल से हुआ है। तो अगर आपको ये सब लक्षण दिखते हैं या आपके पेरेंट्स को दिखते हैं, आपके साथ वालों को दिखते हैं, खास करके बच्चों में ज्यादा होता है। डॉग भी उन पे अटैक ज्यादा करते हैं, एडल्ट में कम होता है। जी अगर एज वाइज अगर देखेंगे ना तो यंग वन में ज्यादा होता है। तो हम लोगों में जो सिम्टम्स आते हैं उसमें आपको फीवर रहेगा, हेडेक होगा, सर में दर्द होता है, एंजाइटी रहती है, नर्वसनेस रहता है, साथ ही साथ हाइपर एस्थेसिया रहता है। मतलब जहां पे बाइट हुआ रहेगा ना, उसको छूते ही बहुत ज्यादा पेन होता है, मतलब कि ऐसा लगता है कि जो झनक सा गया, उसको हाइपर एस्थेसिया कहते हैं। जहां पे बाइट हुआ है उस अगर चीज को अगर टच करेंगे ना तो बहुत सेंसिटिविटी हो जाती है। इसके साथ ही साथ आदमी जो है वो पानी पीना नहीं चाहता, इसीलिए इसको एक नाम दिया गया है हाइड्रोफोबिया, पानी जी। से डर लगना। हाइड्रोफोबिया का मतलब होता है पानी से डर लगना। एक्चुअली होता क्या है, आदमी में ही ये लक्षण मिलता है और बाकी के गांव वाले हाइड्रोफोबिया जान गए हैं तो जानवरों में भी खोजते रहते हैं। लेकिन वो पानी दिखाते हैं, वो डरता नहीं है, तो कहता है कि जो इसको कुत्ते ने नहीं काटा है। ऐसा कुछ है नहीं। जानवरों में हाइड्रोफोबिया वाला जो सिम्टम है वो नहीं आता है, वो पानी से नहीं डरता है, आदमी डरता है। अच्छा। एक्चुअली होता क्या है, जब हम लोग पानी पी रहे होते हैं तो उस समय हमारे फेरिंग्स में भयंकर स्पाज्म होता है। जो इन्फेक्टेड जो डिजीज पेशेंट होंगे वो जब पानी पिएंगे तो फेरिंग्स में बहुत ज्यादा स्पाज्म कंस्ट्रिक्ट कर जाता है। इस वायरस का करेक्टर है, उसके चलते भयंकर दर्द होता है पानी पीने से। मतलब असहाय दर्द जिसे कहते हैं, उस तरह का उस आदमी को महसूस होता है। तो उसको डर हो जाता है कि इस पानी को मुझे नहीं पीना है, तो पानी देखते ही आदमी डरने लगता है। तो अगर हाइड्रोफोबिया है तो ये एक टिपिकल लक्षण है जो आदमी में आता है। बाकी जैसे मैंने कहा कि एक्साइटमेंट होगा, सेक्सुअल एक्साइटमेंट होगा, लिबिडो बढ़ जाएगी, कभी कभी तो सीमेन भी बाहर आने लगता है। इस तरह के भी लक्षण आदमी में भी आते हैं और एनिमल में भी आते हैं। और वो आदमी एकदम वाइल्ड सा बिहेव करेगा, मैनिक हो जाएगा। तो इस तरह के अगर केसेस आते हैं और आपको डॉग बाइट हुआ है तो आपको रेबीज हो गया है और आपका लगभग जाना तय है। जी विनीत जी। जी। डॉक्टर साहब जैसे आपने इंसानों के बारे में बात की तो अब दो चीज कह रहे थे आप, जैसे मेजरली जो हाइड्रोफोबिया है इसको लेके हमने काफी सुना है कि जब किसी को, जैसे हम इमेजेस भी दिखा रहे थे, जब हो जाता है तो बांध के रखना पड़ता है, पानी देखते ही वो घबराने लगते हैं। तो आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही जिसमें मुझे लगता है कि जो हमसे हमसे जुड़े हुए जो वेट्स हैं वो सुन रहे होंगे कि कई बार लोग इसको कंफ्यूज कर लेते हैं एनिमल्स के केस में, उनको भी पानी दिखा के और सिम्टम चेक करते हैं कि वो पानी से डर रहा है कि नहीं, जबकि वो उनके केस में ये सिम्टम होता ही नहीं है, ये रिफ्लेक्स नहीं क्योंकि आता। वो मैंने आपको बताया ना, पानी हम लोग क्या है ग्लास से पी रहे हैं तो हम ले लेंगे,
और जी पानी को निगलने चाहेंगे, जब स्वेलो कर रहे होंगे तब दर्द होता है। जी एनिमल्स में ऐसा नहीं है। एनिमल तो उसमें वो पीना चाहता है लेकिन ऊपर ही सक नहीं कर पाता है। चाहे जी डॉग हो, डॉग को भी पीना है तो टंग से पीना पड़ेगा। वो जी पैरालाइज है तो कहाँ से पी पाएगा? तो जी। उसमें उसको एहसास ही नहीं होता है कि मेरे में स्पाज्म हो रहा है पानी गया अच्छा जी जी तो जी उसको ये ठीक दर्द कभी नहीं होता है। ठीक है ठीक है। डॉक्टर साहब थोड़ा सा हम इसको उसको अगर इस तरह से समझे, अगर आगे बढ़े इससे, कि थोड़ा डायग्नोसिस की बात करें कि क्या क्या हमारे पास टूल्स हैं जिससे हम लोग ये स्टेब्लिश कर, जैसे एक तो पहचानने का तरीका है, जब आप सिम्टम्स देख के, आप जैसे आपने एक बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया किसी का, जहां पे आप सिम्टम देख के आपने बताया कि उसे रेबीज था, जबकि वो जो पेट ओनर था वो मना करता था, लेकिन आपने जब उसको यूथनेसिया के बाद आपने उसका लैब में टेस्ट किया तो उसके अंदर जबरदस्त उसके अंदर इन्फेक्शन था। तो चलिए वो तो आपकी एक्सपर्टाइज की बात होगी, आपकी समझ है, आपका जो तजुर्बा है उससे आपने पकड़ा, लेकिन डायग्नोसिस के क्या टूल्स हैं जो हम जान सकते हैं, पहले कंफर्म कर सकते हैं कि इसके अंदर ये एनिमल, ये डॉग रेबिड हो गया है या ह्यूमन से? जी देखिए, जो एंटीमॉर्टम हम लोग कहते हैं, यानी कि मरने से पहले एनिमल्स में कोई भी ऐसा टेस्ट नहीं है जिससे आप कंफर्म कर सके 100% कि इसको रेबीज हो गया है। लेकिन ह्यूमन में कुछ टेस्ट आजकल आ गए हैं जिसके बेसिस पे आप कह सकते हैं कि इनमें रेबीज है। जैसे ब्लड से टेस्ट अगर आप करना चाहते हैं तो ब्लड में एंटीबॉडी तो बनता ही नहीं है। अगर रेबीज इन्फेक्शन होगा तो एंटीबॉडी तब बनता है जब इंसेफ्लाइटिस हो जाता है, मतलब वो मरने वाला रहता है, काफी लेट स्टेज में बनता है। और मैंने आपको बताया कि वायरस से ब्लड में आता ही नहीं है, नर्व में ही रहता है। तो हीमोकंटामिनेशन तो इसका है नहीं ना, तो ब्लड से आप जांच नहीं कर सकते हैं। अब जानवरों में जो जांच करने का तरीका है, उसमें हम लोग पोस्टमार्टम करने के बाद उसका ब्रेन लेते हैं, और ब्रेन में एक टेस्ट होता है, मरने के बाद ही आप कंफर्म कर पाते हैं जानवरों में। एक टेस्ट होता है जिसे एफएटी कहते हैं, फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी टेस्ट कहते हैं। उस टेस्ट को यूज करके, या डॉट इलाइजा है, कई तरह के टेस्ट आ गए हैं जिनके बेसिस पे आपको बताया जाता है कि ये रेबीज से, वायरस से इन्फेक्टेड था। अब जब वो जानवर इन्फेक्टेड कंफर्म हो गया तो जितने लोगों के कांटेक्ट में आए हैं उनको पोस्ट बाइट एक्सपोजर के लिए, पोस्ट एक्सपोजर वैक्सीनेशन के लिए रिकमेंड किया जाता है। इसलिए कंफर्म होना भी जरूरी है। लेकिन अभी कुछ एडवांसमेंट हुआ है। पहले क्या था ह्यूमन में, जैसे मैं बता रहा था, ये वायरस ब्रेन से फिर निकल के आपके सलाइवा में आएगा, वो दूसरे ऑर्गन में जाएगा, आपकी कॉर्निया में आता है, आंखों की जो कॉर्निया है जी उसमें भी आता है। तो पहले कॉर्नियल इंप्रेशन लेते थे एनिमल में या ह्यूमन में, और फिर उसमें एफएटी लगाते थे या इलाइजा करते थे या पीसीआर करते थे, उससे एक टेस्ट किया जाता था। लेकिन अभी आजकल जो नया एक रिसेंट अपडेट है, अभी वो ह्यूमन में ही रिकमेंडेड है, और उसकी मतलब डिटेक्शन की सेंसिटिविटी भी बहुत ज्यादा है। जी जैसे मैं कह रहा था ना कि ये वायरस ब्रेन में से फिर निकल के आपको डिफरेंट ऑर्गन को, नर्व से जाता है। जी तो एक डर्मल टेस्ट होता है, ठीक है। डर्मल टेस्ट आजकल स्किन से पंच बायोप्सी लेते हैं, और जो ब्रेन से नर्व स्किन को सप्लाई हो रही है, जैसे नेक है, ह्यूमन में नेक से ही लेते हैं। तो अच्छा यहाँ का जो स्किन है बड़ा ही सेंसिटिव होता है, इनका इनर्वेशन बहुत ज़्यादा होता है। ये एरिया जो हम लोगों के नेक का है, यहाँ पे जी सेंस करने के लिए नेचर ने ऐसा हम लोगों को बनाया है कि ये जो स्नैप है, जो नैप है नेक का, उसमें इनर्वेशन बहुत ज़्यादा होता है, और उस स्किन में वायरस रहता है, आता है। जब ब्रेन में जाएगा फिर वहां से जिस तरह से सलाइवा में आएगा उसी तरह से उस स्किन में आएगा, और फिर वहां से स्किन लेकर के फिर उसमें एफएटी, जो मैं फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी टेस्ट कर रहे थे, या पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, एक मैकेनिज्म टेस्ट होता है, डायग्नोस्टिक टूल है, उससे बड़े आराम से डिटेक्ट किया जा सकता है। अगर एनिमल में अगर आपको करना पड़े तो मैक्सिला के एरिया से वो स्किन लेना पड़ता है, वहां पे इनर्वेशन, अगर आप देखेंगे ना, डॉग का मैक्सिलरी एरिया है जो नाक के बगल का होता है, बड़ा सेंसिटिव होता है, आप छुएंगे तो फटक से काटता है। जब भी उसको छेड़ेंगे आप देखेंगे तो उनके नाक के ऊपर का एरिया जो होता है, मैक्सिला है, वो बहुत सेंसिटिव है। लेकिन ये टेस्ट जो है सिर्फ और सिर्फ आदमी में अब तक अप्रूव्ड है, जानवरों के लिए रिकमेंड नहीं है। लेकिन इस टेस्ट की, डर्मा टेस्ट की सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा है, और इसको आजकल यूज किया जा रहा है। जी जी। जी
ठीक है डॉक्टर साहब, अब हमने काफी हद तक डॉक्टर साहब इस सब्जेक्ट को कवर किया और आपने काफी बखूबी समझाया। और मेरे जैसा आदमी जिसको बहुत जानकारी नहीं वेटनरी मेडिसिन की, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे काफी आपने समृद्ध किया आज इस सब विषय पे। और जो लोग जुड़े होंगे हमसे, उन्हें भी काफी समृद्ध किया आपने डॉक्टर साहब। थोड़ा सा इससे आगे बढ़े डॉक्टर साहब कि प्रिवेंशन क्या होते हैं इसको लेके। अगर एक बार किसी ने डॉग बाइट कर लिया तो क्या प्रिवेंशन, कैसे क्या करना चाहिए, फर्स्ट एड एक्सेट्रा। देखिए, प्रिवेंशन का 2 प्रोटोकॉल है। पहला, अगर आप डॉग पालते हैं तो उसमें टीका लगाना अति आवश्यक है, चाहे उसे बाइट हो या ना बाइट हो। प्री एक्सपोजर इसको कहते हैं, वैक्सीनेशन। तो डॉग्स, अगर आपने कोई भी पेट पाल रखा है, चाहे कैट हो या डॉग हो, उनको प्री एक्सपोजर वैक्सीनेशन होना ही होना चाहिए। जी लेकिन एक चीज मैं कहूंगा कि वैक्सीन कब लगनी चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मैंने इतनी सारी समस्याएं बताई, अब लोगों को अंदर डर बैठ जाएगा। वो कहेंगे नहीं, मेरा तो दांत मारता है, 1 महीने में ही इसको टीका लगाओ। हम्म ये बिल्कुल ही उसके लिए नुकसानदेह है। 3 महीना से पहले किसी भी आपको टीका नहीं लगाना चाहिए। जी अगर 3 महीने से पहले लगाएंगे, होता क्या है, उसकी माँ वैक्सीनेटेड है जिससे पैदा हुआ है, फिर उसका वो दूध पीता है, कोलेस्ट्रम पीता है, तो जी उससे मैटरनल प्रोटेक्शन उसको मिल जाता है। और वो जो एंटीबॉडी है, वो 3 महीने तक, 3 से 4 महीने तक उसको प्रोटेक्ट रखती है। तो एक तो यंग है, 2 महीने का है, उसकी इम्यूनिटी इस तरह से डेवलप नहीं हुई है, तो आप वैक्सीन अगर लगाएंगे तो उसमें वो प्रोटेक्शन लेवल नहीं आएगा। दूसरा, जो मैटरनल एंटीबॉडी है जो उसको मिला है, वो आपके वैक्सीन में भी तो वायरस है, जी उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। तो एक अच्छे लेवल का टाइटर नहीं आता है जो उसको प्रोटेक्ट कर सके। अगर कोई डॉग बाइट होता है ना, फिर वो प्रोटेक्टेड नहीं रहेगा। तो मैं पेट ओनर्स को रिकमेंड करूंगा, खास करके, कि आपका पप जब 3 महीने का हो जाए तभी पहला टीका लगवाएं। उसके बाद अगले साल से 1 साल बाद लगाते हैं। उसके बाद डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन, जहाँ स्टेट है, कुछ लोग 3 साल पे रिकमेंड करते हैं, कुछ लोग 1 साल पे रिकमेंड करते हैं। वैक्सीन भी अलग अलग हैं, उसके अनुसार से आपको प्रोटोकॉल फॉलो करना चाहिए। इसी तरह से ह्यूमन की जब बात करें, जो हमारे तरह के लोग हैं, वेट्स हैं या जी सोशल वर्कर हैं, इनको प्री एक्सपोजर वैक्सीनेशन लेना चाहिए। लेकिन ह्यूमन में प्री एक्सपोजर वैक्सीन जो है, सिर्फ एक वैक्सीन नहीं होता है। जी इसमें जो प्रोटोकॉल है प्री एक्सपोजर का, मतलब आपको डॉग ने नहीं बाइट किया है और आप वेटनरियन हैं, इस फील्ड से जुड़े हैं या एनिमल के साथ कांटेक्ट में हैं, तो आपको 3 शॉट इंजेक्शन का लेना चाहिए। पहला एक 0 डे पे लेना चाहिए, दूसरा 7वें दिन। WHO का रिकमेंडेशन है प्री शॉट, जो प्री एक्सपोजर वैक्सीनेशन है, ये मैं जो बता रहा हूँ WHO का रिकमेंडेशन है। जी तो 0 डे पे, फिर 7वें दिन पे, फिर 21वें या 28वें दिन पे आपको लेना है। तो ये हमारे जैसे लोगों के लिए है या जो एनिमल के कांटेक्ट में है, उनके लिए है। अब आप बात करेंगे कि पोस्ट बाइट वैक्सीनेशन, पोस्ट एक्सपोजर वैक्सीनेशन क्या होना चाहिए। जी तो एक तो आपका, आप कभी वैक्सीन लगवाए नहीं है ह्यूमन में, अगर हम बात करें, और एक हमारे जैसे लोग हैं जो वैक्सीन लगवा चुके हैं, पहले से उनको प्री एक्सपोजर लगा हुआ है। तो जिनको कभी भी कोई वैक्सीन नहीं लगा है प्री एक्सपोजर, उनको 5 शॉट लेने की जरूरत है। वैक्सीन के कितने शॉट लेने पड़ेंगे? 5, कम से कम जी 5 शॉट लेने पड़ेंगे। पहला 0 डे पे, दूसरा 3 दिन पे, तीसरे दिन, 0 से आज से ही काउंट करते हैं, फिर 7वें दिन, फिर 14वें दिन, फिर 21वें या 28वें दिन, वो वैक्सीन के अनुसार से 5 शॉट आपको लेना है। लेकिन जो हमारे तरह लोग हैं जो प्री एक्सपोजर पहले ले चुके हैं, उनको सिर्फ 2 वैक्सीन पोस्ट एक्सपोजर लेने की जरूरत है। वो अच्छा डे 0 पे लें और तीसरे दिन पे लें। तो 5 इंजेक्शन उनको लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन डॉग्स वगैरह में अगर वैक्सीनेटेड भी है, तो हम लोग, क्योंकि ह्यूमन जैसे, आपको मैंने भी बताया, ह्यूमन में लंबा चलता है, प्रोटेक्शन भी अच्छा है, हम लोग थोड़े रेसिस्टेंट डॉग से ज़्यादा हैं। डॉग में तो हम हमेशा कहते हैं कि ये पूरे के पूरे पोस्ट वैक्सीनेशन आपको फॉलो करना ही चाहिए। तो डॉग में पोस्ट जी एक्सपोजर वैक्सीनेशन है, इनका 6 शॉट का शेड्यूल है। तो 6 शॉट में पहला जो वैक्सीन लगता है, 0 डे पे लगता है। जी
डॉक्टर साहब को शायद ऑडियो। जी 90 दिन पे लगता है, तो 6 शॉट वैक्सीन उनको लगते हैं। अगर आपका डॉग का जो कन्फ्लिक्ट हुआ है किसी स्ट्रीट डॉग से हुआ है, तो आपको पूरे के पूरे 6 शॉट लगाने की जरूरत है। लेकिन आप उस एनिमल को जानते हैं जिसको कि आपके ऑब्जर्वेशन में है, तो आप 10 दिन तक वेट कीजिए, और मतलब कि पहला आप पोस्ट वैक्सीन चालू कर दीजिए डे 0 पे, डे 3 पे, डे 7वें पे। तो जब वैक्सीनेशन आप चालू कर देंगे तो 10वें दिन तक आपको पता चल जाएगा कि उसको हुआ है कि नहीं हुआ है, सिम्टम्स आए हैं कि नहीं। तो नहीं आए तो आप आगे के वैक्सीनेशन को रोक सकते हैं। अदरवाइज रिकमेंडेशन ये है कि आप पूरा, अगर आपको पता नहीं है, तो जो प्रोटोकॉल है उसको पूरे का पूरा फॉलो करें। जी डॉक्टर ह्यूमन में साहब। अगर आप ह्यूमन में अगर आप बात करेंगे, तो वैक्सीन लगाने के तरीके में भी फर्क है। जो सबसे बेस्ट तरीका है पोस्ट एक्सपोजर वैक्सीन का, उसमें कहा जाता है कि 1 ml वैक्सीन को, एक चीज मैं बताना भूल गया कि वैक्सीन लगनी कितनी है। जैसे मान लीजिए कि मेरा एक 5 किलो का पप है, जी डॉग है, एक 40 किलो का भी डॉग है, और एक एलिफेंट है, या जी एक कैटल है, जी तो किसको कितना वैक्सीन लगना चाहिए? एक्चुअली कोई भी स्पेसीज हो, कितना भी साइज हो, साइज से मतलब नहीं होता, एक ही ml वैक्सीन लगती है। अच्छा। वायरल लोड इम्पोर्टेंट है। तो मैं यहाँ इसलिए कह रहा था कि ह्यूमन में जो तरीका है, मांस में लगाते हैं या सबकट लगाते हैं। तो एक रिकमेंडेशन WHO का ये है कि डे 0 पे, पहला दिन, जिस दिन उस 24 घंटे के अंदर जब बाइट हुआ है, तो अगर रैबिट डॉग ने आपको या रैबिट एनिमल ने काट लिया है, तो आपको क्या करना चाहिए, इंट्राडर्मल एक वैक्सीनेशन का शेड्यूल है। वही वैक्सीन 8 जगहों पे इंट्राडर्मली लगाई जाती है, 0.1 ml का। एक ही जगह पे नहीं लगाना है। जैसे इंट्रामस्कुलर लगाना है तो एक ही जगह पे लग गया जी पूरे 1 ml। लेकिन उसको 8 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, और 8 जगह पे डे 0 पे लगाते हैं। और 7वें दिन का जो पोस्ट एक्सपोजर है, वो 4 जगह पे लगाते हैं, 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, और 4 जगह इंट्राडर्मल लगाते हैं। बाकी तीसरा और आगे का जो 3 शेड्यूल है, वो इंजेक्ट करते हैं आई। तो ये बेस्ट प्रोटोकॉल माना जाता है। अगर इस तरह से आप फॉलो करेंगे, तो पोस्ट एक्सपोजर जो वैक्सीन आपका है, वो बेस्ट है। ह्यूमन में अगर आप बात करेंगे, तो पैस ये इस तरह से तो एक्टिव इम्यूनिटी हुई, मतलब जी कि हमने अपने बॉडी को स्टिमुलेट किया एंटीबॉडी बनाने के लिए। लेकिन ह्यूमन में जो है, पैसिव इम्यूनिटी भी अवेलेबल है मार्केट में, ह्यूमन एंटीबॉडी अवेलेबल है। तो अगर आपको रैबिट ने काट लिया, आपके मुंह पे काट लिया मान लीजिए, तो आप बड़े रिस्क में हैं, आपके ब्रेन से काफी करीब है। तो उसमें आपको एंटीबॉडी जो है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो हैं, उनको भी आपको इन्फिल्ट्रेट कराना चाहिए, उसको भी आपको लगवाना चाहिए। तो आजकल डॉक्टर क्या करते हैं, जब आपको पूरा ये शक हो जाता है, चांस हम नहीं ले सकते हैं इस बीमारी में, जैसे मैंने आपको बताया फर्टिलिटी, तो जी हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा कॉस्टली हो जाता है। वैक्सीनेशन के साथ साथ एंटीबॉडी भी ह्यूमन में रिकमेंडेड है, और आदमी को अगर अफोर्ड कर सके तो एंटीबॉडी भी वहां पे इन्फिल्ट्रेट जरूर करवाना चाहिए, ताकि वायरस का स्प्रेड ना हो सके। जी विनीत जी। जी जी डॉक्टर साहब, एक चीज जो मैं आपसे पूछना चाह रहा था ये कि जैसे वैक्सीन जब हम लगवाते हैं डॉग को, और या जो आप प्री एक्सपोजर की बात कर रहे थे, जो वेट्स के लिए या जो लोग भी सोशल वर्कर हैं, जो लोग भी डॉग्स से बहुत ज्यादा इंटरेक्ट करते हैं, जिनको चांसेस है कि उनको इन्फेक्शन हो सकता है रेबीज का, उस केस में डॉक्टर साहब ये जो पर्टिकुलर वैक्सीन है, इसकी जरूरत बार बार पड़ती है आपको, डॉग के केस में हर साल पड़ती है। ये क्या ऐसा होता है कि अगर आपको एक बार वैक्सीन लगा है तो आप थोड़े इम्यून हो जाते हैं या कंप्लीटली इम्यून हो जाते हैं? ऐसी क्या कुछ पॉसिबिलिटी होती है? जी, आपने कहा ना कि थोड़े इम्यून हो जाते हैं कंप्लीटली, यही पंगा है, इसीलिए पोस्ट एक्सपोजर लगवाते हैं हम लोग। कोई भी वैक्सीन नहीं है जो 100% आपको प्रोटेक्ट कर दे, जी और आपको पता है कि ये जानलेवा है बीमारी, जी आप प्री एक्सपोज भी हैं, फिर भी आपको अगर उसने बाइट किया है, इसीलिए हम लोग कहते हैं, क्योंकि 100% प्रोटेक्शन मिलना आप एश्योर नहीं कर सकते हैं। तो आप प्री एक्सपोज भी हैं, तो आपको वैक्सीन लगाने की जरूरत है, लेकिन उसका जो शेड्यूल है, वो चेंज हो जाता है। इसी तरह से अगर आपने अपने डॉग को पहले से वैक्सीन लगा रखा है, उसको रैबिट डॉग लगेगा ना, तो उसमें अगर आप वैक्सीन लगाएंगे तो उसके बचने के चांसेस बहुत ज्यादा
से भी उसके पास एंटीबॉडी है, वो प्राइम्ड है, उसको समझता है, और फिर जब हम वैक्सीन देंगे तो एक टाइटर तेजी से बढ़ता है, तो उसके मसल से वो वहां पेनिट्रेट होने से पहले ही उसे चेक कर देता है, और इस तरह से वो उसके नर्व में एंट्री उसके रुक जाती है। तो पोस्ट वैक्सीनेशन आवश्यक है। जी जी। जी जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, थोड़ी सी आपकी ऑडियो और वीडियो में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, बट होपफुली ये सही हो जाएगा। बट मैं आपको सुन पा रहा हूँ। डॉक्टर साहब, कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे आपने देखा है कुछ प्रैक्टिसेस, जैसे ही कोई डॉग बाइट करता है तो एक तो वैक्सीनेशन की आपने बात की, बट लोग कुछ प्रिकॉशंस लेते हैं, उसी वक्त कुछ 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 काम करते हैं। तो कुछ कभी कई बार कुछ हर डॉक्टर साहब हमारे से डिस्कनेक्ट हो गए मेरे ख्याल से। डॉक्टर साहब जरूर जुड़ेंगे इसी बीच में, वो कोशिश करेंगे जुड़ने के लिए। तो मैं ये सवाल पूछने जा रहा था कि जैसे जब भी कोई डॉग बाइट होता है तो हमने अक्सर देखा है कि लोग पहला काम करते हैं कि घरों में जो साबुन होता है उससे सफाई करते हैं, उस वुंड की सफाई करते हैं। तो ये कितना साइंटिफिक प्रैक्टिस है, मैं ये पूछना चाह रहा था डॉक्टर साहब से कि ये साइंटिफिक है या ये ऐसे ही प्रैक्टिस में है, इसमें कितना मेरिट है इसके अंदर कि आपको अगर कोई डॉग बाइट करता है तो आपको काटते हैं, और या इससे कोई बेहतर तरीका हो सकता है जिसमें अगर आपको कोई डॉग बाइट करता है तो आप वो काम करते हैं। ऑफ कोर्स अगर आपको वैक्सीन लेना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी बीच में मैं, जब तक डॉक्टर जुड़ते हैं, मैं जो पेट पेरेंट्स हमसे जुड़े हुए हैं या जो लोग बाद में भी देखेंगे उनको, उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी हम बात कर रहे हैं आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि ये हम बातें कर रहे हैं ये डराने के लिए नहीं कर रहे हैं। हम हमारा पर्पस ये है कि आप रेबीज को समझिए, इसके पूरे उसके उसके पूरे प्रोसेस को समझिए कि वायरस जो है वो कैसे इन्फेक्ट करता है, वो कैसे ऑपरेट करता है, कैसे आपके ब्रेन में जाके आपको कंट्रोल करता है वो एनिमल्स को, फिर वो आगे बढ़ने के लिए वो मीडियम तलाशता है। बेसिकली वायरसेस का यही एक तरीका है। लेकिन आपको हम डराना नहीं चाहते आपके अपने पेट से। आप ये बिल्कुल दिमाग मत रखिए कि हमारे घरों में जो पेट्स हैं उनको रेबीज हमेशा रहता है। डॉक्टर साहब ने हमेशा कहा कि रेबीज सिर्फ जो जो डॉग हैं जो इन्फेक्टेड हैं, जिनको हम पागल हुआ कहते हैं, जिनके अंदर सिम्टम्स बहुत क्लियर दिख रहे हैं, उन डॉग के काटने से होता है। तो अगर आपका डॉग हमेशा घर में रहता है तो वो रेबीज इन्फेक्टेड नहीं है। अगर उसका दांत आपको लग गया, किसी को लग गया, तो वो आपको रेबीज नहीं हो जाएगा। मैक्सिमम, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर किसी एनिमल को, डॉग को रेबीज हो जाता है तो 10 दिन में उसकी मौत हो जाती है। तो आप अगर 10 दिन तक आपके बाद भी अगर आपका डॉग सही सलामत है तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पूरी बात ये समझाने की थी। जी डॉक्टर साहब, आप जुड़ गए हैं, तब तक मैं बीच में, मैं जो पेट पेरेंट हमसे जुड़े हुए हैं मैं उनसे बात कर रहा था। मैं कह रहा था कि हम लोग जो भी बातें कर रहे हैं इसका पर्पस डराना नहीं है। हम लोग स्पेशली जो पेट जो घरों में है उनको लेके आपके मन में दुर्भावना नहीं। जैसे आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही, मैं वही बता रहा था कि जब किसी एनिमल को, डॉग को जब ये रेबिड हो जाता है, वो उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, तो 10 दिन के अंदर मैक्सिमम उसके सिम्टम्स आ जाते हैं, उसकी मौत भी हो जाती है। तो अगर आपका जो डॉग है जो घर में है, अगर आप किसी ने दांत लग गया तो 10 दिन अगर आप उसको ऑब्जर्व करते हैं, आपका डॉग सही सलामत है, तो आप समझिए कि कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सिंपल से छोटी छोटी बातें हैं जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं, अगर आप सुनेंगे ध्यान से तो आपको समझ में आएगा इस पूरे सब्जेक्ट के बारे में। डॉक्टर साहब, मैं पूछ रहा था, ये आपसे पूछने वाला था कि जैसे जब डॉग बाइट होती है तो हमने अक्सर देखा है लोग क्या करते हैं, कुछ प्रिकॉशंस लेते हैं, जिसमें पहला प्रिकॉशंस होता है उसको धोते हैं। ये कितना साइंटिफिक है, कितना सही है, या इससे कोई बेहतर उपाय होता है जो करना चाहिए? जी, फ्लो ऑफ वाटर जो धोना है विथ सॉफ्ट सोप कहते हैं हम लोग, जी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मतलब कि एक तरह से वैक्सीनेशन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे माना जाता है। अगर जितना जल्दी आप उस घाव को रनिंग वाटर से धुलेंगे अच्छे से रब करके, तो आप 50% चांस जो है उस वायरस के होने का ख़त्म कर देते हैं, अगर आपने अच्छे से उसको रब करके साबुन से धोया है तो। जी लेकिन साबुन में बड़ा एक कन्फ्यूजन रहता है। हम लोग क्या करते हैं ना कि हम लोग जो सोप लेते हैं, वो हमारे जो सोप आते हैं, जो हमारे बॉडी के लिए आते हैं, जो कार्बोलिक एसिड हैं, वो वाले सोप हमारे स्किन के पीएच के अनुसार से बने हैं, तो उनका जो पीएच होता है वो एसिडिक साइड में होता है। और ये वायरस जो है एसिडिक पीएच में सर्वाइव करता है। इसको अगर डिस्ट्रॉय करना है ना तो अल्कलाइन पीएच होना चाहिए। तो जो बेस्ट साबुन है, अगर आपको एनिमल बाइट वुंड को साफ करना है ना,
तो उसको हमेशा डिटर्जेंट से करना चाहिए। इनका पीएच जो होता है वो अल्कलाइन होता है। जी तो डिटर्जेंट वाले जो साबुन होते हैं, सोप होते हैं, डिटर्जेंट आप ले लीजिए और उससे रगड़ रगड़ के पूरा फ्लो फोर्स ऑफ पानी से उसको साफ कीजिए, तो लगभग 50% आपने काम कर दिया है। उसके बाद वैक्सीनेशन के लिए जाना है, पहले डॉक्टर के पास दौड़ने की जरूरत नहीं है। पहले उसको 10 से 15 मिनट तक रनिंग वाटर से अच्छे से साफ कीजिए। दूसरा, जब भी कोई भी ये बाइट वुंड है, वो हमेशा इन्फेक्टिव उसको कंसीडर किया जाता है। तो आपको क्या करना है कि अगर पंचर है, डीप है, तो आप उसमें सिरिंज में सलाइन भर के अंदर उसको आप चाहें तो ब्लंट निडल ले लीजिए 18 गॉज की या 20 गॉज की। उसकी जो एज है उसको ब्लंट कर दीजिए, उससे फोर्स से उसमें सिरिंज से नॉर्मल सलाइन फ्लश करते हैं, जिससे कि वो जो उसमें डर्ट है या जो सलाइवा है, जब बैक्टीरिया है, वो वहां से निकल जाए। तो अच्छे से प्रेशर से पानी से धुलना है। साबुन के 20% सोप सोल्यूशन रिकमेंडेड है, बेस्ट है, इससे बढ़िया कोई नहीं है। दूसरा जो विशेष ध्यान देने वाली बात है, आजकल अगर आप एंटीसेप्टिक लगाते हैं, उनका क्या काम है कि वो बैक्टीरियल जो कंटामिनेशन है, सलाइवा में उसके बैक्टीरिया भी रहते हैं, या कोई जी इस तरह से है, मिट्टी चला गया है या कुछ चला गया उस वुंड में, तो उसको चेक करने के लिए आप एंटीसेप्टिक के लिए यूज करें, तो इरिटेंट कभी भी ना यूज करें। जो हमारे घरों में रहते हैं, जो जैसे तमाम तरह के हम एंटीसेप्टिक घरों में रखते हैं, उसको बाइट वुंड पे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एक जो रिकमेंडेड एंटी डिसइंफेक्टेंट जिसे हम लोग कहते हैं, वो है बेंजाकोनियम क्लोराइड, जो आपने लगाया है। लेकिन जी ये रेबीज वायरस को मारता है। इसके साथ ड्रॉबैक ये है कि ये मार्केट में जो डिसइंफेक्टेंट के रूप में अवेलेबल रहता है, ये 0.1% सॉल्यूशन रहता है। लेकिन वायरस को मारने के लिए जो डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन चाहिए, वो 2% रिक्वायर्ड होता है। तो और ये टॉक्सिक भी होता है। अगर आपके डॉग को किसी डॉग ने काटा है, उसको अगर लीक करता है, तो इससे समस्या, उसको टॉक्सिसिटी हो सकती है। तो बेंजाकोनियम क्लोराइड रिकमेंडेड है, बट इसको ह्यूमन में इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है, एनिमल में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ मैं ये बताऊं जी कि एक तो मैंने बताया कि साबुन कौन सा इस्तेमाल करना है। कुछ लोग कहीं कहीं पे आप देखेंगे तो पोविडोन आयोडीन भी है, वो भी रिकमेंडेड है। और अगर आपको साफ करना है ना, तो वेस्ट है, साबुन से आपने साफ कर लिया, आप बैक्टीरियल के लिए उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो सबसे बढ़िया इथाइल अल्कोहल, ये 43% से ज्यादा सोल्यूशन होना चाहिए। ये इरिटेट नहीं करता है ज्यादा। जब आप इरिटेंट कुछ भी डालेंगे वहां पे ना, तो क्या होगा, नर्व एंडिंग की एक्साइटमेंट होगा। और मैंने बताया नर्व के लिए इसका अट्रैक्शन है, तो वायरस जो होगा मायोसाइट जी से जल्दी से वहां पहुंच जाएगा। तो बीमारी होने की जो संभावना है वैक्सीन लगने के बाद भी ज्यादा हो जाएगी। जी विनीत जी। जी जी डॉक्टर साहब, आपने काफी कुछ जो डूज एंड डोंट्स बताए, जो करने चाहिए कुछ नहीं करने चाहिए। कुछ एक डॉक्टर साहब, आपके इस लंबे करियर में जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, आपने जरूर कुछ और भी चीजें जरूर देखी होंगी जो लोग डॉग बाइट के बाद अक्सर करते हैं, जो बिल्कुल अनसाइंटिफिक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। मेरे गांव में मुझे अच्छे से याद है बचपन में कि जी, मेरी घंटी बज गई थी, माफ करिएगा। तो डॉक्टर साहब, मेरे यहाँ पे मैंने देखा था कि जब डॉग बाइट होती थी, तो डॉग बाइट के ठीक बाद हमारे यहाँ एक पर्सन था, उसके यहाँ लोग भेजते थे कि वो पान देता है, उसका पान खाने के बाद आपको रेबीज नहीं होता है। वो पान मैंने भी खाया है डॉक्टर साहब। इतना ही जी नहीं करते हैं, कुछ लोग मिर्ची लगा देते हैं उस पे। आपने उतना ही देखा। ये मैंने आपको बताया ना फंडा क्या है। उसकी दुकान इसलिए चल रही है कि वो कहेगा कि गाय को काटा था, गाय मर गई थी, लेकिन ये बच गए मेरे पान से। मैंने आपको बताया था ना, या तो आपके कपड़े पे उसने काटा था, या उस समय उसके सलाइवा में वो वायरस नहीं था, तो आपकी जान उस पान से इसलिए बच गई। ये सब टैबूज है। कुछ लोग मिर्ची लगा देते हैं, कहते हैं मिर्ची लगा दो तो ठीक हो जाएगा, और इरिटेट करेगा, और ज्यादा उसको इन्फेक्शन होने के चांस रहेगा। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जो डॉग बाइट है, एनिमल बाइट है, उस समय कभी भी आप प्रेशर बैंडेज तक भी नहीं लगाते हैं, ओपन वुंड रखा जाता है, उसमें आप बैंडेजिंग करने की जरूरत नहीं है।
इसी तरह से आप उसमें स्टिचेज नहीं लगाएंगे। अगर आप स्टिचेज लगाएंगे ना तो और इंजरी करेंगे और नर्व एंडिंग पे वो वायरस जाने के चांसेस ज़्यादा है। तो कितना भी फट जाता है, हम लोग डॉग बाइट अगर रैबिट बाइट लगता है तो उसको रिकमेंडेड नहीं है कि उस वुंड को स्टिच लगाया जाए या उस पर बैंडेज किया जाए। उसमें ओपन एज ए ओपन वुंड ट्रीट करते हैं। जी हाँ, ये है कि उसमें बैक्टीरियल कंटामिनेशन हो जाएगा। तो आप एंटीबायोटिक सबसे बेस्ट जो है ना, ओरल एंटीबायोटिक आप ले लीजिए। तमाम तरह के एंटीबायोटिक्स हैं जिसको अगर आप खिलाएंगे तो सेकेंडरी बैक्टीरियल जो कंटामिनेशन हुआ है उसके चलते उनमें जो इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं वो रुक जाते हैं। और आप इथेनॉल से उसे साफ कर लीजिए जैसे मैंने बताया। बाकी कोई चीज लगाने की जरूरत नहीं है। एक चीज और ध्यान देना चाहिए, अगर ह्यूमन में बाइट हुआ है ना, तो मैं बार बार कहता हूं कि हम लोग टेटनस के लिए बड़े प्रोन होते हैं। जी तो टेटनस का टॉक्सोइड जरूर लगाएं। जी जी वो नॉर्मल भी डॉग ने अगर आपको बाइट किया है ना, पंचर वुंड किया है, तो आपको टेटनस टॉक्सोइड लगाना चाहिए ही चाहिए। कि अगर आप रेबीज से नहीं मरेंगे तो टेटनस से मर लेंगे। जी विनीत जी। कोई सब्जेक्ट हो कुछ कह रहे हैं डॉक्टर साहब। मैं बीच में मैं कुछ सवाल पढ़ रहा था, जो लाइव सवाल हमारे पास आए हैं, जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, वो जी सवाल पढ़ रहा था मैं। और मुझे लगता है सवाल हम आखिरी में लेते हैं। अगर आप ऐसे ऐसी कोई बात हो जो मुझे पूछने से रह गई हो या आपको लगता है कि बताना चाहिए तो आप बता लीजिए, फिर हम लोग सवालों पे चलेंगे डॉक्टर साहब, फिर हम लोग वाइंड अप करेंगे। जी डॉक्टर साहब। जी, मैं आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी हमारे जैसे वेट्स हैं वो प्री एक्सपोजर वैक्सीन जरूर लगवाएं अपने आप को। मैंने भी कई बार लगवाया है, पोस्ट एक्सपोजर भी लगवाया है और प्री एक्सपोजर भी लगवाया है। और मैं अक्सर लगवाते रहता हूँ। इसके थोड़े से साइड इफेक्ट्स होते हैं, लोग कहते हैं ना, लेकिन ह्यूमन वाला बड़ा रिफाइंड है। जो डॉग का वैक्सीन आता है वो अलग होता है, ह्यूमन के लिए जो आता है वो अलग होता है, क्योंकि हम लोग के लिए सेंसिटिविटी अलग है ना। तो हमारी वैक्सीन थोड़ी महंगी जी भी आती है। डॉग वैक्सीन के साथ वो किल्ड वैक्सीन होता है जो एनिमल्स के लिए आता है। उसमें एलर्जी हो सकता जी है, हाइपर सेंसिटिविटी हो सकता है, उंड बन सकता है, कभी कभी पीछे से जहां लगता है वहां पैरालिसिस भी हो जाती है। तो पोस्ट कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। लेकिन जो ह्यूमन के हैं, आजकल तो सेल कल्चर वैक्सीन आने लगे हैं, बड़े रिफाइंड होते हैं। तो उससे हम लोगों को बहुत ज्यादा रिस्क नहीं रहता है। फिर भी कुछ साइड इफेक्ट्स आपको आ सकते हैं। कोई भी वैक्सीन ऐसा नहीं है जो साइड इफेक्ट प्रूफ होता है। लेकिन अगर आप रिस्क पे हैं तो आपको प्री एक्सपोजर वैक्सीन लगाना ही चाहिए। और दूसरा, मैं पेट ऑनर्स को कहूंगा कि जब भी पेट पालें आप उससे प्री एक्सपोजर वैक्सीनेशन जरूर रेबीज के लिए कराएं। ये आपके लिए भी अच्छा है और पूरे देश के लिए भी अच्छा है। दूसरी, जो लोग उसके कांटेक्ट में आ रहे हैं उनके लिए भी अच्छा है। और तीसरी चीज मैं किसानों के लिए कहूंगा कि आपका अगर एनिमल आपको पता चल गया है कि रेबीज से इन्फेक्टेड है तो उसको अच्छे से बरील कीजिए ताकि वो फिर से किसी और को स्प्रेड ना कराए। जी विनीत जी। जी ठीक है डॉक्टर साहब, आपने काफी कुछ बताया आज हमें। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि काफी समृद्ध हुए हम सब लोग ये जान के, काफी चीज रेबीज के बारे में। काफी गलत फहमियां डॉक्टर साहब, मैं शुरू में जैसे मैं कह रहा था कि शायद मैं गलत कह गया कि जानकारी की कमी है, स्पेशली वेट्स को लेकर। मुझे लगता है जानकारी से ज्यादा कुछ किसी किसी बीमारी को लेकर टैबूज बहुत जुड़ जाते हैं, शायद डर बहुत जुड़ जाता है ज्यादा है इसको लेके। डॉक्टर साहब कुछ सवाल लेंगे हम लोग। पहला सवाल, और सबसे अधिक वेट्स हैं जिन्होंने पूछा है उसमें विवेक सरोज हैं, वो हमसे जुड़े भी हुए हैं, हमसे हमारे साथ कई बार हम लोग बात वाइल्ड भी लाइफ करते हैं एक्सपर्ट उनसे। हैं, उन्होंने एक हाँ। सवाल किया है। जी 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 डॉक्टर साहब, उनसे वाइल्ड लाइफ पे उनसे बात करते हैं। उन्होंने पूछा है सवाल कि सर प्लीज कंफर्म इट व्हाई रेबीज वैक्सीनेशन साइट इज नॉट प्रिफर्ड ऑन ग्लूटेल मसल्स इन ह्यूमंस। हाँ, ग्लूटियल मसल के पास वो रिकमेंड नहीं किया जाता है। बिल्कुल। तो पूछ रहे हैं हर व्हाई। वैक्सीन का अलग नहीं, हर वैक्सीन का अलग अलग प्रोटोकॉल है। जैसे मैं कह रहा था ना, अब जो प्रोटोकॉल आया है ना, तो इंट्रामस्कुलर की जगह इंट्राडर्मल आ गया है। तो उसका बेनिफिट कितना है? अगर आप जहाँ पे नर्व का इनर्वेशन ज्यादा है ना, हम वैक्सीन जब देते हैं तो हम क्या चाहते हैं कि वो ब्लड में जाए, नर्व में ना जाए। जो भी, जैसे हम उस साइड पे लगाएं जहाँ पे नर्व का इनर्वेशन ज्यादा ना हो, मसल मास ज्यादा हो। तो उससे क्या होगा, वहां से ऑब्जर्व होके हमारा बॉडी उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाएगा और
जो एंटीबॉडी है वो ब्लड में रहता है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि वायरस ब्लड में आता नहीं है, तो वो एंटीबॉडी न्यूट्रलाइज करेगा किसको भैया? तो करना तो है जब वो मसल में वुंड में जाएगा तभी उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, नर्व में जाने के पहले। तो अगर आप, जैसे वायरस है तो किल्ड है तो भी कॉम्प्लिकेशन करता है। अगर लाइव एटेन्यूएटेड वायरस है, इसको हम लोग फिक्स वायरस कहते हैं, तो इसको ऐसे जी बनाया जाता है कि इसको एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी रहे। मतलब सिंपल से टर्म में मैं कह दूं ना, तो इसको न्यूरोट्रोपिसिटी इसकी चली जाती है, नर्व को अटैच करने की जो उसकी काबिलियत है वो चली जाती है, विसरोट्रोपिक हो जाता है। यानी कि हमारे ऑर्गन में रहेगा, जहां पे इंजेक्ट करेंगे वहां रहेगा, ब्लड में वहां से ऑब्जर्व हो जाएगा। अगर ये वैक्सीन भी खास करके अगर लाइव एटेन्यूएटेड है, नर्व में चला गया तो वो रेबीज लाइक सिम्टम ला सकता है, न्यूरोलॉजिकल डिस्टरबेंस ला सकता है। जैसे मैं कह रहा था कि डॉग्स में जो है, देखेंगे कि जहां पे लगाया है वो पैर पैरालाइज हो जाता है। जी अगर पैर में आपने लगाया है तो वो पैर पैरालाइज कभी कभी हो जाता है, कभी कभी बड़ा सा वुंड बन जाता है, कभी कभी एलर्जी हाँ होती है। इसीलिए हम लोग कहते हैं ना कि डॉग्स में खासकर जब किल्ड वैक्सीन रहता है तो उसको बार बार वैक्सीन लगाने की जरूरत नहीं है जब तक कि उसको एक्सपोजर ना हो बाइट का। जी विनीत जी। जी डॉक्टर साहब, एक और सवाल है, सत्येंद्र कुमार सिंह ने पूछा है। मुझे लगता है कि एक नॉर्मल सवाल है, वैक्सीनेशन के लेके जरूर जवाब दीजिएगा। सर, इफ बिच इज प्रेग्नेंट, वेदर वी वैक्सीनेट मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फॉर प्रिकॉशंस ऑफ डिफरेंट डिजीजेस? देखिए, एडवांस जब प्रेगनेंसी रहती है ना, डॉग की जो प्रेगनेंसी है वो क्या है कि 62 लगभग 62 दिनों की होती है, 58 से 62 दिन की रहती है। तो जी अगर वो बिच है, यानी कि उसने पपीहुड वैक्सीनेशन किया होगा, ठीक जी है, और ये ऐसा माना जाता है कि 12 महीने तक आपको बाकी के वैक्सीन के लिए प्रोटेक्शन देता है, जी ठीक है। तो अगर वो प्रेग्नेंट है, एडवांस स्टेज में है, तो वो वैक्सीन के अगेंस्ट में एंटीबॉडी उस लेवल का प्रोड्यूस नहीं करेगी। या ये एडवांस लैक्टेशन में भी है ना, तो भी उस लेवल का प्रोटेक्शन नहीं देगी। तो अगर उसको पपीहुड में लगा है या उसको प्रेग्नेंट होने से के टाइम में उसका ड्यू हो रहा है, तो आप 1 महीने का वेट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि 1 साल हो गया तो 1 महीना अगले महीने उसको प्रोटेक्शन नहीं रहेगा, थोड़ा सा टाइटर डाउन होता है, लेकिन वो 14 महीने तक प्रोटेक्शन चलता है, 2 महीने में तो बच्चा हो जाना है ना। तो बेहतर जी ये है कि आप, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि वैक्सीन लगाएंगे तो वो अबॉर्ट कर जाएगा या कुछ कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा, लेकिन रिकमेंडेड ये है, अगर आपको उसको कंसीव कराना है तो पहले से दे दीजिए, तो एक अच्छा टाइटर आएगा, उसके बच्चों में अच्छा टाइटर आएगा। लेकिन जी एडवांस स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी में अगर आप उसे वैक्सीनेट कराएंगे, कोई भी वैक्सीन लगाएंगे, तो उस लेवल का टाइटर नहीं बनता है, फिर वो उसको प्रोटेक्ट करके ज्यादा दिन तक नहीं रखेगा या टाइटर उस लेवल का नहीं आएगा। तो एडवांस प्रेगनेंसी में रिकमेंड हम लोग नहीं करते हैं। जी विनीत जी। जी ठीक है डॉक्टर साहब, इसके बाद से कई सारे सवाल हैं जो मैं पढ़ रहा था डॉक्टर साहब, और सारे सवाल हैं जिसके जवाब आपने ऑलरेडी दिया है। और एक बार फिर वही बात कहूंगा कि लोगों के पास दो तीन सवाल हैं डॉक्टर साहब। एक सवाल है कि मेरे डॉग का को मैंने वैक्सीन दिया हुआ है बट उसने फिर मुझे काट लिया, तो क्या मुझे रेबीज हो जाएगा? दूसरा वो सवाल जैसे है। मैंने बताया आपको क्या लगाना है, वो मैंने बता दिया है कि जी 10 दिन तक अगर आपको डॉग पता है तो 10 दिन तक लगवाते रहिए शुरू वाले वैक्सीन। वो ठीक है 10 दिन तक, तो अगला वाला बंद कर लीजिए, नहीं तो पूरा लगवाइए। जी ठीक है। तो और दूसरा सवाल है किसी का कि जैसे उनका डॉग है, उन्होंने वैक्सीन करा रखा है, उसने किसी को बाइट कर दिया और ब्लड निकला काफी, तो उस समय क्या होगा? अगेन सवाल वही है, उसके सिर्फ मोड बदल जाते हैं। कभी वो काटने वाला वो लगता है विनीत जी का कनेक्टिविटी चली गई है। तो मैं दर्शकों को धन्यवाद देना चाहूँगा, और मुझे लगता है कि हम लोगों ने आपको पूरे तरह से इन्फॉर्म करने की कोशिश की है और इस बीमारी की जानकारी देने की कोशिश की है, और कई डाउट्स आपके क्लियर हुए होंगे। तो आगे अगर आपने हमारे कहे हुए या सजेशंस को फॉलो किया तो आपका पेट भी सुरक्षित रहेगा, आप भी सुरक्षित रहेंगे, और हमारी पब्लिक भी सुरक्षित रहेगी।
तो आपसे निवेदन है कि अपने डॉग्स को सेफ रखें और उन्हें रेबीज के लिए जो भी प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं उनको लेने की कोशिश करें। धन्यवाद, नमस्कार।